वेलकम एवरीवन टू दिस फर्स्ट सेशन ऑफ सैटेलाइट कोर्स। आज हम सैटेलाइट के बेसिक्स, सैटेलाइट क्या होता है और उसका कहाँ कहाँ यूसेज है उसके बारे में जानेंगे, और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देखेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी माय स्क्रीन। एंड सो दिस रेड हैट सैटेलाइट, हम रेड हैट सैटेलाइट इस कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं। इसका रेड हैट सैटेलाइट का रिक्वायरमेंट कहाँ पे होता है? अब सबने एज अ सैटेलाइट सीखने के लिए आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है। हम सैटेलाइट को यूज कहाँ पे करते हैं सबसे पहले ये समझते हैं। जब एक्चुअली हमने एक कल वेबिनार भी किया था, उसमें भी ये चीज़ कवर किया था कि जब आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ सर्वर्स से ज़्यादा हो जाते हैं, लिनक्स सर्वर्स, रेड हैट लिनक्स के सर्वर्स, तो उनको इंडिविजुअली लॉगिन करके मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब 10 सर्वर्स, 20 सर्वर्स इंडिविजुअली मैनेज कर सकते हैं, जहाँ 50, 60, 70, 100, 200, 1000 सर्वर्स, उनको इंडिविजुअली मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ये चीज लिनक्स एनवायरनमेंट से पहले विंडोज वर्ल्ड में आया था। तो विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना प्रोप्राइटरी जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर जो है वो मैनेज करने के लिए ऑफर किया, उन्होंने बनाया। लेकिन जैसे माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट और लिनक्स एनवायरनमेंट में फर्क ये है कि लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स है। तो माइक्रोसॉफ्ट का कोड प्रोप्राइटरी होता है, वो उनको बिलोंग करता है। हालांकि आप पे करके सोर्स कोड भी उनसे खरीद सकते हैं, लेकिन जो लिनक्स एनवायरनमेंट में जो सोर्स कोड होता है वो आपको फ्रीली अवेलेबल होता है। और ये चीज़ सैटेलाइट पे भी अप्लाई होती है। और बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, हम रेड हैट के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रोडक्ट का नाम रेड हैट सैटेलाइट है। तो रेड हैट क्या है? आपको टॉप राइट में रेड हैट का लोगो दिख रहा है। इनफैक्ट जो लोगो थोड़ा सा चेंज भी हो चुका है, जो सिर्फ हैट हो चुका है, ये शैडो मैन जो दिख रहा है। रेड हैट एक कंपनी है जो कि ओपन सोर्स लिनक्स बनाती है। उनका प्रोडक्ट नेम रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स है, जिसको शॉर्ट में रेल भी कहते हैं, RHEL, रेल। और रेल के जो है वर्जन, जब रेल वर्जन 2 से स्टार्ट हुआ था, 1.0 के बाद जब कमर्शलाइज हुआ तो रेल 2.0, और रेल 3, 4, 5, 6, 7, अभी 8 और करंटली 9 जो है वो मेजर वर्जन चल रहा है रेल का। इसी तरह रेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं, वेब सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं, डेटाबेसेस इंस्टॉल कर सकते हैं, और सैटेलाइट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात क्यों की? क्योंकि रेड हैट सैटेलाइट जो प्रोडक्ट है उसको भी इंस्टॉल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? अभी करंट सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट का लेटेस्ट वर्जन 6.16, वो रेड हैट OS वर्जन 8 पे भी इंस्टॉल हो सकता है और रेड हैट 9 पे भी इंस्टॉल हो सकता है। मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि 6.16 से पहले वाले वर्जन, 6.15 तक, 6.15 तक, वो सिर्फ रेल 8 पे ही इंस्टॉल हो सकते थे। सो 6.16 में ये फीचर आया है कि ये रेल 9 पे भी इंस्टॉल हो सकता है। तो हम रेल 9 पे इंस्टॉलेशन देखेंगे। अब एक क्वेश्चन जो आया था पहले कि लैब का सेटअप कैसा होता है। सैटेलाइट जो है इसको काफ़ी हैवी रैम चाहिए होता है। जो इंस्टॉलेशन के टाइम जब हम डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सैटेलाइट के इंस्टॉलेशन में मिनिमम 20 GB रैम रिकमेंडेड है। और वो 20 GB में भी अगर आप सिर्फ मिनिमल जो रिकमेंडेड 20 GB देंगे, तो आप लोगों के पास, किसी के पास 8 GB रैम का कंप्यूटर, किसी के पास 16 GB, किसी के पास 32 GB होगा, तो आप सोच सकते हैं कि 16 GB वाले कंप्यूटर में भी सैटेलाइट नहीं चलेगा। और 20 GB पे भी वो ड्रैग करता है, बहुत स्लो चलता है। तो 20 GB से ज़्यादा ही देना चाहिए। मैंने अपने लैब में सैटेलाइट इंस्टॉल किया है, या जो आपके साथ अभी नया सैटेलाइट इंस्टॉल करेंगे उनको मैंने 30 GB रैम दिया हुआ है। और रिकमेंडेड CPU जो है वो 8 CPU, आई थिंक कैप्सूल के लिए 4 CPUs वो रिकमेंड करता है। 8 CPUs जो है वो सैटेलाइट के लिए रिकमेंड करते हैं। उतना 8 CPUs पे चल जाता है। ये इस कॉन्फ़िगरेशन का सैटेलाइट, 8 CPUs और 32 GB रैम, 30 GB रैम, इस कॉन्फ़िगरेशन का सैटेलाइट
तकरीबन 5,000 क्लाइंट्स को इजीली हैंडल कर सकता है। जो 5,000 क्लाइंट्स सैटेलाइट से अपडेट्स इजीली ले सकते हैं। उसके बाद इस कॉन्फ़िगरेशन का सैटेलाइट स्लो होना शुरू हो जाता है। फिर आगे आप कैप्सूल्स ऐड कर सकते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। और जहाँ तक स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में आपको, क्योंकि रेड हैट के पोर्टल से रेल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी हमने अभी बात की थी, उसके पैकेजेस डाउनलोड करके आपको डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे, पैच करना होगा अपने सर्वर्स को। तो अगर आप जो भी मेजर वर्जन यूज करते हैं, रेल 7, रेल 8, रेल 9, और थोड़े दिन में रेल 10 आने वाला है, अभी रेल 10 बीटा आ चुका है, बीटा वर्जन टेस्टिंग चल रही है, अभी रेल 10 जो है वो जनरल अवेलेबिलिटी GA जिसको कहते हैं वो रेड हैट अवेलेबल करा देगा। ये सारे वर्जन अगर आपको सैटेलाइट पे डाउनलोड करने तो आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होगा। जो रेड हैट डॉक्यूमेंटेशन में मिनिमम 300 GB का स्टोरेज रिकमेंड करता है। और वो भी अगर आप एक से ज़्यादा मेजर वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो रेल 7, रेल 8, रेल 9, तो 300 GB भी कम पड़ जाता है। आई वुड रिकमेंड 500 GB से मिनिमम आप स्टार्ट करें। स्टोरेज जहाँ जो भी आपकी कंपनी में सैन स्टोरेज, फाइबर स्टोरेज जो भी यूज़ हो रहा है, 500 GB या 1 TB, टेराबाइट्स में भी सैटेलाइट की स्टोरेज जाती है। सो ये तो रहा एक बेसिक सैटेलाइट इंस्टॉल करने के बारे में बात। जो लैब सेशन प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे अब जैसे मैंने वॉलंटियर की बात करी थी, तो एक वॉलंटियर अपना स्क्रीन शेयर करके प्रैक्टिकली लैब के दौरान सैटेलाइट इंस्टॉल कर सकते हैं, सैटेलाइट कमांड्स रन कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर लैब अगर आप लोकली बनाना चाहें, तो जैसे मैंने अभी बताया था कि मिनिमम 8 CPUs, 6 CPUs में भी अराउंड चल जाएगा। बट रैम लेकिन अच्छा खासा होना चाहिए आपके पास। अगर 16 GB नहीं, 20 GB भी कम रहेगा। किसी कोई 20 GB कर सके, किसी के पास 24 GB अपने लैपटॉप में है, तो वो 20 GB सैटेलाइट को दे के वो इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन कम से कम एक क्लाइंट भी करना पड़ेगा आपको इंस्टॉल, तो 2 GB उसके लिए चाहिए। तो और 2 GB जो होस्ट जिस पे आप लैब बना रहे हैं, तो मतलब मिनिमम 24 GB आपको रैम लगेगी प्रैक्टिस करने के लिए। इस कोर्स में किया नेट क्लाउड की तरफ से जो हम लैब सेशन जो मैंने सेटअप किया, वो लैब सेशन आपको सेशन के दौरान मतलब कोई एक वॉलंटियर लॉग इन करके प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ये कोर्स के साथ लैब नहीं आता, आई थिंक एग्जाम सेशन के साथ लैब आता है। ये स्पेसिफिकली एग्जाम रिलेटेड कोर्स नहीं है, लेकिन हम एग्जाम के एस्पेक्ट्स इसमें कवर करेंगे। एंड अगर उस एग्जाम रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप एंड में पूछ सकते हैं। एंड आई वुड रिकमेंड कि आपको जो भी क्वेश्चन दिमाग में आए वो एक बार लिख लें। मेक योर नोट्स। इसमें आपको एग्जाम क्लियर करना या ऑफिस में भी कोई इशू आता है उसको रिजॉल्व करने के लिए, अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे आपके पास कॉपी में रजिस्टर में, तो आपको बहुत इजी रहेगा। मेन मेन कमांड्स आप रन कर सकते हैं। अदरवाइज कमांड सर्च के लिए तो चैट जीपीटी, गूगल अवेलेबल है ही है। और ऑफ कोर्स अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख सकते हैं। मे बी इफ नॉट इमीडिएट, विद इन 1 डे जनरली हम रिप्लाई कर देंगे क्वेश्चंस का। So let's begin with the theory part. So satellite is easy way to manage your Red Hat infrastructure. So satellite जो है वो Red Hat के clients को manage करता है। और सर्वर साइड पे आप सबको मालूम होगा कि ज्यादातर Linux ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, उसमें भी प्रीडोमिनेंटली Red Hat। इसके अलावा और Linux भी आते हैं फ्लेवर्स, उबंटू आता है, सूजी लिनक्स आता है जो प्रोमिनेंट है मार्केट में। जो पहले जो है स्लैकवेयर और भी लिनक्स चलते थे। अभी एक मेजर मार्केट जो है कैप्चर रेड हैट ने किया हुआ है। इसके अलावा उबंटू और सूजी भी है। अब ये बाकी दो में भी रेड हैट सैटेलाइट की तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं जो मल्टीपल लाइनेसेस को मैनेज करते हैं। लिनक्स का प्लूरल होता है लाइनसेस, सो मैं LINUCES, लाइनसेस। सो मल्टीपल लाइनसेस को, लाइनक्स क्लाइंट्स को मैनेज करने के लिए अगर आप सूजे लिनक्स रन कर रहे हैं, तो वो सूजे मैनेजर करके आता है जो रेड हैट सैटेलाइट का इक्विवेलेंट है। उसका नाम भी उन्होंने चेंज कर दिया, उसको अब मल्टी लिनक्स मैनेजर कर दिया उन्होंने, लेकिन उसका मार्केट कैप्चर इतना नहीं है। इसके अलावा उबंटू का एक लैंडस्केप आता है जो कि जैसे सैटेलाइट नाम है, उससे एक आप मिलता जुलता नाम समझ सकते हैं। इस सैटेलाइट नाम के बारे में बात करते हैं। रेड हैट ने यही नाम क्यों चुना इस प्रोडक्ट के लिए, सैटेलाइट? और इससे रिलेटेड एक थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बताऊं।
अभी आप सबको अभी करंटली मालूम है कि सैटेलाइट का मेजर वर्जन 9 चल रहा है। जैसे रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन चलते हैं 6 7 8, सॉरी, रेड हैट का सैटेलाइट का मेजर वर्जन 6 चल रहा है। जैसे रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन 6 7 8 9 चलते हैं, तो रेड हैट सैटेलाइट का मेजर वर्जन 6 है। इससे पहले 5 आया था। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये जानने वाला है कि सैटेलाइट 5 का जो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था, वो एक सिंगल प्रोजेक्ट था। तो उसका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले कोई मुझे ये बता सकता है कि जो रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सो आप चैट में लिख सकते हैं। एनीवन नोस कि रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सेंटोस। सेंटोस जो है वो ओरिजिनली रेड हैट का नहीं था। वो रेड हैट का सोर्स कोड लेके एक और कंपनी ने बनाया था, लेकिन जो रेड हैट ने सेंटोस को परचेज कर लिया था। अभी सेंटोस स्ट्रीम चलता है। और मुझे ऑफ कोर्स चैट में आंसर्स मिले हैं फेडोरा। जो ये अपस्ट्रीम ओपन सोर्स है वो फेडोरा है। वो फेडोरा एक्चुअली हैट का नाम होता है। और जो रेड हैट के नाम में हैट लगा हुआ है, तो वो अपस्ट्रीम में भी उन्होंने एक हैट का नाम जो है फेडोरा से रखा है। तो फेडोरा और रेड हैट में क्या डिफरेंस होता है कि जो फेडोरा है वो एंटरप्राइज वर्जन नहीं है। वो जो है लेटेस्ट डेवलपमेंट उसमें होती है। और उसको एक पर्टिकुलर वर्जन पे फ्रीज करके जो है रेड हैट वो सारी डेवलपमेंट को अपने एंटरप्राइज में लेके आता है। तो जब वो एक पर्टिकुलर लेवल पे फ्रीज हो गया तो वो वर्जन 7 हो गया। उससे नेक्स्ट फेडोरा का वर्जन कोई उन्होंने फ्रीज किया तो वो रेड हैट 8 हो गया। रेड हैट के सभी प्रोडक्ट्स, चाहे आंसिबल हो, चाहे ओपन शिफ्ट हो, चाहे ये सैटेलाइट हो, इनके एक ओपन अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले सैटेलाइट वर्जन 5 की बात की थी। सैटेलाइट वर्जन 5 का एक ही अपस्ट्रीम था। एक्चुअली मैं ये टेक्स्ट पैड में ये लिख देता हूँ ये नाम। सो हमने सबसे पहला डिस्कस किया फेडोरा। फेडोरा जो है वो रेल का अपस्ट्रीम वर्जन है। सो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स जो है वो बनता है फेडोरा से। जो पुराना सैटेलाइट था सैट 5, वो बनता था अपस्ट्रीम वर्जन। एनीवन नोस सैटेलाइट 5 का अपस्ट्रीम ओपन सोर्स क्या था? आप में से जिन्होंने सैटेलाइट 5 पे काम किया हो उनको शायद मालूम होगा। इट वाज स्पेस वॉक। सर यहां से आप अपस्ट्रीम देख से क्या सकते हैं कि मतलब है? यस, अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है सर? ये अप ओ ये गुड पॉइंट। मैं अपस्ट्रीम का मतलब क्लियर कर दूं। देखो, अपस्ट्रीम क्या होता है कि जो भी रेड हैट लिनक्स जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स को वो कम्युनिटी डेवलप्ड सॉफ्टवेयर से बनाते हैं। वो जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए हैं वो सभी उनके स्टाफ ने ही उसकी कोडिंग करी है। माइक्रोसॉफ्ट ने जो विंडोज बनाया, वो विंडोज की कोडिंग माइक्रोसॉफ्ट के स्टाफ ने करी है। लेकिन जो ये रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम बना, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, उसको जो लिखने में जितने लाइंस ऑफ कोड लगा है, वो सिर्फ रेड हैट कंपनी के स्टाफ ने नहीं लिखा। वो वर्ल्ड वाइड विदाउट पे, विद बहुत सारे वॉलंटियर्स ने, सॉफ्टवेयर वॉलंटियर्स ने, फ्री सोर्स ओपन सोर्स डेवलप करने वालों ने लिखा है। और वो लिखते हैं फेडोरा में। जो रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे सेंटोस की अभी बात हुई, जैसा सेंटोस होता है उससे मिलता जुलता फेडोरा होता है। लेकिन फेडोरा जो है वो पेड नहीं है, वो पूरी तरह से फ्री है। रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का सपोर्ट जो है वो पेड है, चाहे रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 6 हो, 7 हो, 8 या 9 वर्जन हो। अभी करेंटली रेल का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 9। और फेडोरा के तो बहुत वर्जन आ चुके हैं। ये 40 से ऊपर चल रहा है मेरे ख्याल से। तो इस फेडोरा को से कोड लेके जो है वो रेड हैट का रेल 9 बना है। सो इस चीज को कहते हैं अपस्ट्रीम। जो फ्री सॉफ्टवेयर कोड से जो एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो फ्री वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपस्ट्रीम होता है। और जो सैटेलाइट 5 की हम बात कर रहे थे, उसका अपस्ट्रीम था स्पेस वॉक। अब ये एक स्पेस रिलेटेड टर्म है। ठीक है, आई होप कि आपको अपस्ट्रीम क्लियर हो गया। ये स्पेस वॉक जो है, इससे जो ये नाम आया था सैटेलाइट, सो तब ये सैटेलाइट 5 बना था। मेजर सैटेलाइट का वर्जन जो है वो 5 से आने शुरू हुए। लेकिन सैटेलाइट 5 का एक ही अपस्ट्रीम वर्जन था, वो था स्पेस वॉक।
लेकिन जो सैटेलाइट 6 है, इसके बहुत सारे अपस्ट्रीम वर्जन है, जिसमें सबसे पहला अपस्ट्रीम है फोरमैन। अब ये नाम सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं अगर आपको सुनना पड़ जाए तो एक बेसिक आप इसके बारे में बात कर सकें, तो मैं आपको ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ। सो सैटेलाइट 6 का जो अपस्ट्रीम वर्जन है, एक उसमें ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है फोरमन। जो सैटेलाइट 5 था, उसका एक ही ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था अपस्ट्रीम। लेकिन सैटेलाइट 6 कंप्लीट रीराइट है, वो सैटेलाइट का अपग्रेड नहीं है। जैसे आप रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं, वो वर्जन 7 जो है वो वर्जन 6 का अपग्रेड होता है, वर्जन 8 वर्जन 7 का अपग्रेड होता है, वर्जन 9 वर्जन 8 का अपग्रेड होता है। लेकिन सैटेलाइट 6 जो है वो सैटेलाइट 5 का अपग्रेड वर्जन नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट 5 एक ही प्रोजेक्ट से बना था। जब मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूं तो ये प्रोजेक्ट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं। आपने आई एम श्योर आप सबने ओपन सोर्स का नाम सुना होगा। ओपन सोर्स का मतलब ये नहीं होता कि उसका चार्ज नहीं लगता आपको, उसका फीस पे नहीं करनी पड़ती। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप उसका सोर्स कोड देख सकते हैं, वो जिस भी लैंग्वेज में लिखा है, चाहे सी में लिखा है, चाहे C++ में, चाहे पाइथन में लिखा है, वो सोर्स कोड आप देख सकते हैं। तो अभी अभी मैंने बताया सैटेलाइट 5 जो है वो एक ही प्रोजेक्ट से बना था, उसका नाम है स्पेस वॉक। सैटेलाइट 6 जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिला के बना है। उसमें से एक प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट है फोरमैन। फोरमैन का लिटरल मीनिंग होता है जो, जैसे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं ना, उनको इंग्लिश में फोरमैन कहते हैं, जो वो प्लास्टिक कैप लगा के काम करते हैं। सो इसलिए देखो, ये टर्मिनोलॉजी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी है। सैटेलाइट और स्पेस वॉक ये स्पेस रिलेटेड टर्म्स हैं। और फोमन जो है वो है कंस्ट्रक्शन की टर्म है, तो वो कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं बेसिकली, नए सर्वर्स इंस्टॉल करता है फोरमन, प्रोविजनिंग करता है, इसलिए इसका नाम उन्होंने फोरमन दिया। इंटरेस्टिंग नेम्स। और इसके अलावा एक प्रोजेक्ट होता है कैंडल पिन। अभी हम जो है इमेज में भी देखेंगे। कैंडल पिन जो है वो लाइसेंसिंग मैनेज करता है सैटेलाइट की। सो इसके अलावा एक प्रोजेक्ट होता है पल्प। आई होप अब में से कई ने पल्प प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा। जो पल्प है वो RPM पैकेजेस को मेंटेन करता है। ये एक डेटाबेस होता है। अब यहाँ पे डेटाबेस से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात आती है सैटेलाइट के बारे में, और उससे भी आपको पता चल जाएगा कि सैटेलाइट कितना हैवी सॉफ्टवेयर है। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, ये सैटेलाइट बहुत सारे प्रोजेक्ट से मिलके बना है। अब हम जो डेटाबेस ये पल्प की बात कर रहे हैं, ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस मोंगो डीबी पे बेस्ड है। और सैटेलाइट में दो डेटाबेसेस होते हैं। आप सब समझ सकते हैं, जिसने भी या कटोलो, एक किसी ने चार्ट में कटोलो भी लिखा है। खैर, हम अभी डेटाबेसेस की बात कर रहे हैं। तो आपको शायद हैरानी होगी ये जान के कि सैटेलाइट में एक नहीं दो डेटाबेसेस हैं। और जिन्होंने भी डेटाबेस पे काम किया है, आप जानते हैं कि डेटाबेसेस कितने हैवी होते हैं अगर वो ग्रो करें। जैसे एयरलाइन टिकटिंग का डेटाबेस, उसमें मिलियंस ऑफ रोज होते हैं, क्योंकि डेली बुकिंग्स होती हैं। तो सैटेलाइट भी इस तरह से एक नहीं दो डेटाबेसेस से मिलके बना है। एक ओके, somebody has a question, yes? सर मेरे को ये पूछना था, जैसे कि जो आपने बताया इसका अपस्ट्रीम स्पेस वॉक है या सिक्स का फोरमैन है, तो लाइक हम्म। फेडोरा इज डूइंग द सेम थिंग जो कि रेल 9 कर सकता है, हम फेडोरा को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यस। तो जैसे ये स्पेस वॉक है, फोरमैन है, क्या ये भी सैटेलाइट वाला काम कर सकते हैं? यस, एब्सोल्युटली। अगर आप इनमें फर्क ये है, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कि फर्क ये है कि आपको फोरमैन और स्पेस वॉक तो पुराना हो गया, अब ज्यादा यूज नहीं होता। लेकिन ये सभी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इसका सपोर्ट आपको रेड हैट से नहीं मिलेगा। आपको सपोर्ट ये खुद ओके। करने पड़ेंगे। तो जो ओके सर। फंक्शनैलिटी सैटेलाइट में मिल रही है आपको, ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स ओपन सोर्स प्रोजेक्ट से मिल जाएगी, लेकिन इनको आपको सपोर्ट खुद से करना पड़ेगा। और सर मतलब सैटेलाइट लाइसेंस है, इसके इंस्टॉलेशन के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा हमें? करेक्ट। बाकी प्रोजेक्ट्स ओके। की फोरमैन कैंडल पिन वगैरह के लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। कैंडल पिन हालांकि लाइसेंसेस मैनेज करता है, लेकिन उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। लेकिन सैटेलाइट के लाइसेंस के लिए आपको पे करना पड़ेगा, और बदले में आपको सैटेलाइट का सपोर्ट मिलता है। आप सपोर्ट केस रेज कर सकते हैं रेड हैट के साथ। So, आप में से बहुत लोगों ने ओके रेड सर। हैट सपोर्ट केस रेज किए होंगे। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजना होता है जब भी आप सपोर्ट केस रेज करते हैं रेड हैट के साथ। किसी को मालूम है वो इन्फॉर्मेशन क्या होता है? पहली चीज क्या मांगते हैं रेड हैट सपोर्ट वाले? ओएस वर्जन।
ओएस वर्जन तो जब आप सपोर्ट रेस करते हैं तो आप वहां ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे कि अगर आप सैटेलाइट कौन 6.12 इंस्टॉल्ड है या 6. सॉस रिपोर्ट, सो SOS रिपोर्ट या सॉस रिपोर्ट, सो उसके लिए पैकेज कौन सा इंस्टॉल करना पड़ता है आपको? SOS पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। SOS का मीनिंग क्या होता है? जो डेंजर में हम कोई हेल्प के लिए कॉल करते हैं तो वो SOS कहा जाता है उसको। और इसी तरह रेड हैट में जब भी आप कोई सपोर्ट ये रेस करते हैं तो वो सबसे पहले आपको एक कमांड रन करने के लिए कहते हैं और वो रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहते हैं, वो होती है सॉस रिपोर्ट, SOS रिपोर्ट। सो ये सॉस रिपोर्ट से आपको इजीली वो डीबग कर सकते हैं आपका इशू, वो ये पता लगा सकते हैं आपके पास कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं, आपकी ETC होस्ट में कोई गलत एंट्री तो नहीं है। तो इस तरह से आप रेड हैट सपोर्ट से डील करते हैं। आप में से बहुत से लोग जो सैटेलाइट पे काम करेंगे, कई बार बग्स आते हैं। अगर कोई कोई चीज ब्रेक हो गई तो आपको वो रेड हैट सपोर्ट के साथ केस रेज करना पड़ेगा और सॉस रिपोर्ट रन करनी पड़ेगी। तो वो सिंपल कमांड होती है, SOS रिपोर्ट एंटर, वो एक tar.xz फाइल बना देता है, वो आपको केस में अपलोड करनी होती है। सो दैट दैट इज रिगार्डिंग सोर्स रिपोर्ट। और हमने अभी देखा कि ये सैटेलाइट और भी प्रोजेक्ट होते हैं, हैमर सिर्फ इतने नहीं, इसके अलावा भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। फिर वेब फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट होता है, अभी हम इमेज में देखेंगे। तो बेसिक आइडिया मैं आपको ये देना चाहता था कि सैटेलाइट 6 जो है वो इतने सारे और भी प्रोजेक्ट से मिलके बना है। हम चलते हैं अपने स्लाइड डेक पे। सो स्लाइड डेक में नेक्स्ट स्लाइड, दिस गिव्स यू बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सैटेलाइट। व्हाट इज रेड हैट सैटेलाइट? रेड हैट सैटेलाइट जो है आपके ऑन प्रेमाइस डेटा सेंटर, ऑन प्रेमाइस का मतलब होता है डेटा सेंटर जो कि क्लाउड में नहीं है। डेटा सेंटर्स में आप फिजिकल सर्वर्स, ब्लेड सर्वर्स, वो सब इंस्टॉल करते हैं और उस पे अपने एप्लीकेशन डालते हैं। ऑन प्रेमाइस या फिर क्लाउड में आप अगर सर्वर्स इंस्टॉल करते हैं रेड हैट लिनक्स के, तो उनको सेंट्रली मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसका नाम सैटेलाइट है। सैटेलाइट का करंट वर्जन 6 चल रहा है। और सैटेलाइट हेल्प्स यूजर्स टू प्रोविजन। प्रोविजन का मीनिंग क्या होता है? प्रोविजन का मीनिंग मतलब रेड हैट के सर्वर्स को इंस्टॉल करना, क्रिएट करना। रेड हैट के सर्वर इंस्टॉल करने को प्रोविजनिंग कहते हैं। और उनको कॉन्फ़िगर करना, अपडेट करना एंड कीप देम रनिंग एफिशिएंटली, ये काम में सैटेलाइट हेल्प करता है सर्वर्स को प्रोविजन इंस्टॉल करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, उनको अपडेट करने के लिए एंड उनको एफिशिएंटली रन करने के लिए। और इसमें आपको वो पूरे सिक्योरिटी और कंप्लायंस और वेरियस स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करता है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। बहुत सारे लोगों ने CIS स्टैंडर्ड का नाम सुना होगा, सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वो US का एक सेंटर है। सो या सो दैट इज अवेलेबल, द सिक्योरिटी फीचर्स आर अवेलेबल इन सैटेलाइट। एक मेजर रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सिक्योरिटी फीचर होता है, डज एनीथिंग क्लिक इन माइंड? एक मेजर सिक्योरिटी फीचर क्या होता है रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम का? एनीवन रिमेम्बर्स? एसई लिनक्स। SE लिनक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी इनहेंस। सिक्योरिटी एनहांस्ड लिनक्स। ये सिक्योरिटी एनहांस्ड लिनक्स बेसिकली क्या करता है? अगर कोई एप्लीकेशन अपने डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन से चेंज होके रन हो रहा हो तो वो उसको ब्लॉक करता है। जैसे कि अगर वेब सर्वर है, अपाचे वेब सर्वर या nginx वेब सर्वर अगर चल रहे हैं, उनका डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है? 8080। 880 नहीं, सिंगल पोर्ट 80 जो है वो वेब सर्वर का, थैंक्स। और 443 सिक्योर पोर्ट है। सो पोर्ट 80 वेब सर्वर का डिफॉल्ट पोर्ट होता है HTTP पोर्ट। और जो HTTPS पोर्ट होता है, यहाँ चार्ट में सुधीर ने 443 भी लिखा है, यस, वो भी वेब सर्वर का पोर्ट होता है, सिक्योर पोर्ट होता है। अगर कोई एप्लीकेशन nginx या अपाचे पोर्ट 80 के बजाय 81 या 82 पे चलने लग जाए, आई होप आपसे, आप में से बहुत सारों को एक कोई ना कोई एग्जाम का याद आ रही होगी, तो वो उस पे चलने लग जाए तो क्या चीज उसको ब्लॉक करेगी? जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, SE लिनक्स, राइट। सो यहाँ पे एक बार आपने लिखा है पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग जो है वो
मतलब अलग फीचर है, वो एसी लिनक्स से रिलेटेड नहीं है। बट जो मैं कहना चाहता था कि अगर आप रेड हैट लिनक्स पे अपाचे या एनजिन एक्स डिफॉल्ट पोर्ट 80 या डिफॉल्ट सिक्योर पोर्ट 443 के अलावा किसी पोर्ट पे रन कर रहे हैं, तो एसी लिनक्स इमीडिएटली उसको ब्लॉक कर देगा। जब एसी लिनक्स मार्केट में नहीं था तब ये ब्लॉकिंग फीचर नहीं था। सो हम थोड़ा सा एसी लिनक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं रिफ्रेश करने के लिए, कि आप लोगों ने डेफिनेटली एसी लिनक्स का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा आरएचसीएसए में। आप में से जिसने आरएचसीएसए करी है, अगर किसी ने आरएचसीएसए का एग्जाम करना है तो उनको भी एसी लिनक्स भी पढ़ना पड़ेगा। So anyway, coming back to satellite, an expert satellite admin can install and configure and maintain the satellite and capsule servers. अब इस स्लाइड पे एक और नया टर्म आता है, कैप्सूल। ठीक है, तो ये भी ये वो खाने वाला कैप्सूल नहीं है। ठीक है, ये जो है अगेन स्पेस टर्म से रिलेटेड है। अब वो स्पेस टर्म से रिलेटेड कैसे है? सैटेलाइट में जो उसका एक केबिन होता है जहाँ पे एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं, उसको कहते हैं कैप्सूल। ये वो वाला स्पेस वाला कैप्सूल है। और ये कैप्सूल टर्म क्यों यूज किया गया? आई आई होप आप में से काफी लोगों को ये आइडिया होगा जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सैटेलाइट बिना कैप्सूल के चल सकता है? वो इंस्टॉल होके प्रॉपरली फंक्शन कर सकता है? यस और नो? ओके, एक एक यस Yes, आ sir. गया मुझे। ओके, क्वेश्चन को रिवर्स कर देते हैं। कैप्सूल, ओके, एक नो भी आया है। हम ये चीज को समझते हैं क्विकली। कैप्सूल बिना सैटेलाइट के चल सकता है? No, sir. ठीक नो। है, अब वो मुझे एक ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि कैप्सूल सर्वर के बारे में जानते नहीं है। मैं कैप्सूल के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। कैप्सूल जो है वो सैटेलाइट से मिलता जुलता ही सर्वर होता है। जो फंक्शनैलिटी सैटेलाइट कर सकता है वो काम कैप्सूल भी कर सकता है, लेकिन कैप्सूल बगैर सैटेलाइट के नहीं चल सकता। ये एक डिपेंडेंसी होती है। सो सैटेलाइट सर्वर कैप्सूल के बिना चल सकता है, लेकिन कैप्सूल सर्वर जो है वो सैटेलाइट के बिना नहीं चल सकता। सो वो सारे फीचर्स कैप्सूल में सैटेलाइट के ही होते हैं, लेकिन वो सैटेलाइट के बगैर नहीं चल सकता। क्यों क्यों हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। अभी थोड़ा कैप्सूल के बारे में समझेंगे। कैप्सूल क्या होता है? वो अगर आपके पास दो डेटा सेंटर्स हैं, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ क्विकली। सो लेट्स सी। We'll use canva.com/draw and use draw. अब आप सबको ये आइडिया है कि अगर हमारे पास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डेटा सेंटर की बात की। सो मान लो ये आपका एक डेटा सेंटर है। सो DC1। सो कहीं मुंबई में ये डेटा सेंटर है। सो लेट्स गिव इट दिस कलर। एंड मान लो आपके पास, लेट्स कीप दिस कलर, और लेट्स गो बैक टू दिस। और आपके पास जो है बहुत सारे सर्वर्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। सो सर्वर 1, एंड लेट्स गिव इट अ कलर रेड। ये रेड हैट का सर्वर है तो रेड कलर हम दे देते हैं। C, Ctrl+V। ये सर्वर 2 हो गया। जनरली आप लिनक्स के सर्वर्स को कमांड लाइन से SSH करके मैनेज करते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को SSH का यूसेज मालूम होगा। आप रिमोटली लॉग इन कर सकते हैं सर्वर में। सो ये इतने सारे सर्वर्स में अगर आपके पास 3 सर्वर हैं या ज़्यादा और भी सर्वर्स हैं, ये सबको आप SSH करके अपडेट कर रहे हैं। अपडेट करने की क्या कमांड होती है रेड हैट लिनक्स में? yum एनीवन? update. यम। सो यम के अलावा DNF भी मेंशन किया है। यम और DNF में क्या डिफरेंस होता है? सो यम अपडेट और DNF अपडेट में कोई डिफरेंस है?
हाँ, ओके, आई सी सॉफ्ट लिंक। बेसिकली ये यम और डीएनएफ सेम ही होते हैं। यम के अलावा अब एनकरेज किया जाता है कि डीएनएफ यूज करें। डीएनएफ का फुल फॉर्म होता है डैंडिफाइड यम। जिन्होंने लिनक्स एनवायरनमेंट में वो नाम बहुत क्रिएटिव रखते हैं सब लोग, तो इसका नाम होता है डैंडिफाइड यम। सो आप देख सकते हैं कि डीएनएफ भी एक्चुअली यम ही है, और ये यम से बैकवर्ड कंपैटिबल होता है। डीएनएफ एक नया कमांड है और यम जो है वो पुराना कमांड है। ये जैसे इसमें लिखा है सॉफ्ट लिंक, ये एक आपस में सॉफ्ट लिंक है, तो बेसिक कंपैटिबिलिटी के लिए यम भी रखा गया है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यम की आदत होती है। लेकिन अब आप जहां पे भी यम अपडेट रन कर रहे हैं वहां पे आप डीएनएफ अपडेट भी रन कर सकते हैं, ये सेम कमांड होती है। तो अगर आप अपने सर्वर्स में लॉगिन करके इनको अपडेट कर रहे हैं तो आप यम अपडेट या डीएनएफ अपडेट कमांड लाइन पे चला सकते हैं। अब ऐसा आप 3 सर्वर को तो इजीली मैनेज कर सकते हैं। यम अपडेट या कोई पैकेज इंस्टॉल करना हो तो यम इंस्टॉल टीएफटीपी, यम इंस्टॉल अपाची 2, यम इंस्टॉल एचटीटीपीडी, ऐसे पैकेज आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपको एक साथ बहुत सारे सर्वर्स को पैच करना है, अगर 50, 100, 1000 सर्वर्स को पैच करना है, तो वो तो उनमें एसएसएच करते ही सुबह से शाम हो जाएगी। इसके लिए आपके पास है सैटेलाइट सर्वर। सो विल यूज द सैटेलाइट सर्वर। लेट्स चेंज द कलर। सो हम एक सैटेलाइट सर्वर जो इंस्टॉल करेंगे, और ये सभी सिस्टम्स को सेंट्रली मैनेज कर सकता है। अब इस हायरार्की में ये एक्चुअल में, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, SATELLIT। ये सिनेरियो अगर हम प्रैक्टिकली देखना चाहें तो मेरे पास एक सैटेलाइट इंस्टॉल्ड है। सैटेलाइट को आप उसके डैशबोर्ड से एक्सेस करते हैं। ये जैसे हमने अभी डायग्राम में सर्वर्स देखे थे, वो सभी सर्वर्स को आप SSH करके कमांड लाइन पे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन सैटेलाइट को सैटेलाइट एडमिन जनरली GUI से लॉगिन करते हैं। इसमें एक एडमिन यूजर होता है, आप बनाते हैं और एडमिन के पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। सो यू सी, ये बेसिक ओवरव्यू डैशबोर्ड आ गया है, ये मॉनिटर डैशबोर्ड। अब जो हमने यहाँ सर्वर्स देखे थे ये वाले डायग्राम में, ये सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, वो आपको कहाँ पे दिखेंगे? यहाँ पे सैटेलाइट में, ये यहाँ पे लेफ्ट में मेनूज है। पहले ये मेनूज टॉप में होते थे, अभी इसमें से एक होस्ट मेनू है। ये होस्ट मेनू में हम जाते हैं, हम ये सभी मेनूज 1 बाय 1 देखेंगे। लेकिन मैं अभी थर्ड मेनू पे डायरेक्टली जा रहा हूँ। मॉनिटर कंटेंट के बाद होस्ट मेनू है। होस्ट मेनू में बहुत सारे सब मेनूज हैं, उसमें सबसे पहला सब मेनू है ऑल होस्ट। ऑल होस्ट में आप देख सकते हैं ये सारे सर्वर्स जो हैं वो मेरे करंट सैटेलाइट से रजिस्टर्ड हैं। ये एक सेंट्रलाइज व्यू होता है आपके पास सैटेलाइट में देखने के लिए, आप सभी सर्वर्स देख सकते हैं। सो 12 सर्वर इसमें रजिस्टर्ड हैं, उनमें से एक सैटेलाइट जो है वो खुद भी होगा। सो दिस इज द GUI व्यू ऑफ सैटेलाइट। अभी हम वापस डायग्राम पे आते हैं, तो ये सैटेलाइट इन सभी सर्वर्स को इस GUI के थ्रू सेंट्रली मैनेज कर रहा है। इसमें से आप ये देख रहे हैं सेकंड और थर्ड सर्वर CAP नाम है जिनके, ये कैप्सूल्स हैं। कैप्सूल हम कब यूज करेंगे? अगर आप सिंपल हायरार्की में आप एक से ज्यादा डेटा सेंटर से डील कर रहे हैं, तो ये हमारा DC1 था। हम एक और डेटा सेंटर मान लो मुंबई के अलावा कहीं बैंगलोर में बनाते हैं, तो DC2, डेटा सेंटर 2। और यहाँ पे भी इसी तरह से ये सर्वर्स होंगे। कॉपी दैट, सी वी। सो यहाँ पे भी सर्वर 2, सर्वर 1, और सर्वर्स भी हो सकते हैं, एक ज्यादा या कम भी हो सकते हैं। सो अब ये सैटेलाइट से ये सर्वर्स को मैनेज करने के लिए, अगर आप लोकल डेटा सेंटर DC1 के सर्वर्स मैनेज करेंगे तो कोई लेटेंसी नहीं है। लेकिन अगर सैटेलाइट से इन सर्वर्स को मैनेज करने जाएंगे ये सैटेलाइट से, तो हो सकता है कि मुंबई सर्वर से बैंगलोर सर्वर्स के बीच में लेटेंसी है, और अगर ये इंटरनेट पे ये लिंक ब्रेक हो जाता है बीच वाला, तो फिर इन सर्वर्स में सैटेलाइट से कुछ भी पैकेजेस इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सैटेलाइट को सेकंड डेटा सेंटर से डायरेक्टली कनेक्ट करने के बजाय हम एक सर्वर इंस्टॉल करते हैं, और वो होता है कैप्सूल सर्वर। हमने सेकंड सैटेलाइट सर्वर ही क्यों नहीं इंस्टॉल किया दूसरे डेटा सेंटर में, उसका एक रीजन है। सो ये हो गया कैप्सूल सर्वर। उसका रीजन ये है कि जो ये सैटेलाइट सर्वर है वो तो क्लाउड से कनेक्ट कर रहा है। सो लेट्स ड्रॉ अ क्लाउड। वो क्लाउड में जो है हमारा रेड हैट पोर्टल है। जो सैटेलाइट, आप जानते हो जो भी अपडेट्स आएंगे, लेटेस्ट वर्जन आएगा रेड हैट का, रेल 8 रेल 9, अब रेल 10 आने वाला है। तो सैटेलाइट को वो कहाँ से डाउनलोड करना है, वो रेड हैट के पोर्टल से डाउनलोड करना है। लेकिन जो कैप्सूल है, सो सैटेलाइट को अपडेट्स मिल रहे हैं रेड हैट पोर्टल से, और बाकी सब सर्वर्स को वही अपडेट्स मिल रहे हैं सैटेलाइट से। तो आपको एडवांटेज ये हो गया कि ये सारे सर्वर को रेड हैट पोर्टल से इंटरनेट पे बात करने की जरूरत नहीं है। ये सभी सर्वर्स लोकली सैटेलाइट से बात कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे डेटा सेंटर में सर्वर्स हैं, उनके लिए अगर ये कैप्सूल नहीं होता, या ये क्वेश्चन ये हमारा था कि हमने दूसरा सैटेलाइट इंस्टॉल क्यों नहीं किया। वो दूसरा सैटेलाइट इसलिए इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि अगर यहाँ पे भी कैप्सूल के बजाय सैटेलाइट सर्वर इंस्टॉल करते, तो उस सैटेलाइट सर्वर को भी हमें डायरेक्टली रेड हैट पोर्टल पे कनेक्ट करना पड़ता। और उस केस में जो पैचेस का स्टेटस एक सैटेलाइट पे, सैटेलाइट 1 पे है, वो जरूरी नहीं है कि वही पैचेस का स्टेटस सैटेलाइट 2 पे भी हो। तो वहां पे डिफरेंस आ जाता। तो ये एक डेटा सेंटर के सर्वर में अलग पैचेस जा रहे हैं, दूसरे डेटा सेंटर के सर्वर्स में अलग पैचेस जा रहे हैं। सो अगर ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं भी हो तो जस्ट गो विद द फ्लो, आपको धीरे धीरे सैटेलाइट और कैप्सूल्स डिटेल में समझ में आ जाएंगे। आई होप कि सैटेलाइट आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो कि सैटेलाइट बेसिकली बहुत सारे रेड हैट सर्वर्स को सेंट्रली मैनेज करता है। कैप्सूल का कंसेप्ट मैंने अभी ये बताया है कि ये जो सैटेलाइट है, ये इस कैप्सूल को भी अपडेट्स प्रोवाइड करेगा सेंट्रली, और फिर वो अपडेट्स को कैप्सूल इन सभी सर्वर्स को डिलीवर करेगा। कैप्सूल जो है वो डायरेक्टली रेड हैट के पोर्टल से बात नहीं कर रहा है। सो चेंज द कलर ऑफ रेड हैट पोर्टल। सो सपोज दैट्स Red Hat portal, satellite, and then satellite will distribute to local servers. Satellite will distribute packages to Capsule. Capsule will distribute it to local servers in the other data center. इसी तरह से कंपनी का तीसरा डेटा सेंटर भी हो सकता है, वहां पे भी एक और कैप्सूल भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है सैटेलाइट का और कैप्सूल का। सो कमिंग बैक टू सर ऐसे भी हो सकता है ना, या अभी जो डेटा सेंटर 1 है या वहाँ सैटेलाइट है, राइट? तो वहाँ इंस्टेड ऑफ सैटेलाइट वहाँ एक कैप्सूल बना के कैप्सूल सर्वर से जो होस्ट है उसमें पैच करे। सो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कैप्सूल जो है वो बिना सैटेलाइट के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर आप कैप्सूल इंस्टॉल कर रहे हैं तो उससे पहले आपको सैटेलाइट इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, राइट? सो नहीं ओके, नहीं, एक मैं क्वेश्चन। क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि डेटा सेंटर सेकंड में या डेटा सेंटर सेकंड में जैसे हमने कैप्सूल यूज किया होस्ट अपडेट करने के लिए, पैचिंग यस करने के लिए, यस वैसे ही डेटा सेंटर 1 में भी सैटेलाइट हाँ, है। ठीक है, सैटेलाइट से मतलब और आई एक आई कैप्सूल सी, बनाना है आई और फिर अंडरस्टैंड योर पैचिंग करना क्वेश्चन नाउ। ओके, हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम आपका कहना ये है कि हम कैप्सूल सर्वर सैटेलाइट के अलावा डेटा सेंटर 1 में भी कर सकते हैं। ये हायरार्की ऑफ कोर्स एज अ सैटेलाइट एडमिन ये आपको है। आना राइट चाहिए, ये राइट। आर्किटेक्चर। इसीलिए दैट्स द रीजन कि सैटेलाइट का कोर्स जो है वो आर्किटेक्ट लेवल में आता है। जब आप एक RSCSA और RSCE करके आगे बढ़ते हैं, तो आप यू आर मूविंग टूवर्ड्स द आर्किटेक्ट एम। तो आप उसमें से एक सैटेलाइट सर्वर का एग्जाम क्लियर करके बाकी 4 और एग्जाम करेंगे, तो आपको RHCA, रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट जो है वो सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। अब इसमें जो आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, ये चीज आपको कहाँ पे देखनी पड़ेगी, ये कैप्सूल क्यों कब यूज करेंगे। अगर आपके इसी डेटा सेंटर में लोकली ही 5,000 से ज्यादा सर्वर्स हैं, तो फिर ये सैटेलाइट स्लो होना शुरू हो जाएगा। उस केस में आप DC 1 में भी कैप्सूल इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर कंपनीज इतनी बड़ी नहीं होती। तो एक एक आपके प्राइमरी डेटा सेंटर में अगर 100 500 1000 सर्वर्स हैं, तो आप प्राइमरी डेटा सेंटर DC 1 में सैटेलाइट रख सकते हैं, और दूसरे सेकेंडरी डेटा सेंटर में कैप्सूल रख सकते हैं। ओके। सो दैट्स बेसिकली द कॉन्सेप्ट।
नेक्स्ट सैटेलाइट और कैप्सूल में कनेक्टिविटी कैसे होती है? वो उसके लिए जब आप कैप्सूल को इंस्टॉल करते हैं तो बेसिकली जब आप लेट्स स्टार्ट विद सैटेलाइट इंस्टॉलेशन। मैं अभी आप थोड़ी देर में आपको सैटेलाइट का इंस्टॉलेशन भी दिखाऊंगा। जब आप सैटेलाइट इंस्टॉल करते हैं तो आप शुरू में ही सैटेलाइट को रेड हैट पोर्टल से रजिस्टर करते हैं, अनलेस कि आप ऑफलाइन इंस्टॉल कर रहे हैं। हमारे लैब में मैं आपको, क्योंकि मेरा लैब इंटरनेट कनेक्टेड है, तो मैं आपको सैटेलाइट का जो इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा वो ऑनलाइन इंस्टॉलेशन होगा, जो कि रेड हैट पोर्टल से कनेक्ट होगा। टू आंसर योर क्वेश्चन कि कैप्सूल वो कैसे इंस्टॉल होगा, कैप्सूल भी बाकी सर्वर्स की तरह सैटेलाइट से रजिस्टर होगा। तो वो जो सैटेलाइट खुद इंस्टॉल होगा रेड हैट पोर्टल के सॉफ्टवेयर से, और कैप्सूल जो है वो सैटेलाइट से रजिस्टर करके इंस्टॉल होगा। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस। और हम कैप्सूल का भी इंस्टॉलेशन देखेंगे इस कोर्स में। सो लेट्स कम बैक टू द स्लाइड्स। एंड जैसे कि हमने सैटेलाइट के कंपोनेंट्स थोड़ा नोटपैड पे भी कवर किए थे, ये एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल करता है ये इमेज। सो इसमें आपको वेब इंटरफेस दिख रहा है, रूबी ऑन रेल्स पे होता है, ये रूबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है सैटेलाइट। सो एक रूबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। एनीवन नोस कि आंसिबल कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है? पाइथन में। सर मेरा एक क्वेश्चन था इसके पहले, जैसे कि आपने बोला कि अपन ऑनलाइन उसको इंस्टॉल कर, ऑनलाइन मतलब जो कि इंटरनेट कनेक्टेड सर्वर रहेगा उसमें रेडिट सैटेलाइट इंस्टॉल करेंगे, तो अपन ऑफलाइन सर्वर पर भी कर सकते हैं क्या उसको, जो कि इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है? यस। सैटेलाइट। सो ऑफलाइन में भी आप सैटेलाइट इंस्टॉल कर सकते हैं। उस केस में आपको इंस्टॉलर डाउनलोड करना पड़ेगा। लाइक सो आरपीएम पैकेज। ये आरपीएम पैकेज उसका पूरा एक्चुअली इंस्टॉलर पैकेज होता है। सो वो एग्जीक्यूटेबल होती है, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन इंस्टॉल करना है तो फिर आप सिंपली सैटेलाइट को पोर्टल से रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है आपने, मैं स्क्रीनशॉट पे जाता हूँ। सो एक ये बेसिक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो। हम DC1 DC2 इस आर्किटेक्चर को बार बार रेफर करेंगे, आई होप। सर ये पीपीटी आप हमारे साथ शेयर करेंगे? यस, मैं ओके। इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। एंड आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। आई मीन नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, आई शेयर दिस पीपीटी विद यू। सो अब आगे समझते हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी। वेब इंटरफेस हो गया हमारा ये वाला इंटरफेस जो जिस पे लॉग इन किया है हमने। हमें सैटेलाइट का वर्जन कैसे पता चलेगा? हमारे पास यहाँ पे सैटेलाइट का फीचर में एक्चुअली एक इजी तरीका होता है, लॉग आउट करके यहाँ पे आपको वर्जन दिखेगा, वर्जन 6.16.1। सो लेट मी लॉग बैक इन। राइट, 5 6 7। ओके, एंड बैक टू द स्लाइड्स। इसमें ये वेब इंटरफेस जब जैसे हमने अभी दिखाया, इसके अलावा कैटलॉग क्लाइंट होता है। जब ये सारे सर्वर्स मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आंसिबल का, आंसिबल कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो पाइथन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब जो है सैटेलाइट जो है आंसिबल साइड पे ज्यादा मूव कर रहा है। इनमें से एक पपेट जो मैंने पीछे नोट पैड में नहीं लिखा था, एक कंपोनेंट पपेट भी होता है जो अभी भी सैटेलाइट में अवेलेबल है, सैटेलाइट 6 में। आई थिंक रेड हैट आगे चल के पपेट को हटा देगा। एनीवन नोस कि पपेट रेड हैट का प्रोडक्ट है या नहीं है? नहीं है। पपेट जो है वो पपेट लैब्स का प्रोडक्ट है, वो एक सेपरेट कंपनी है। आंसिबल रेड हैट का प्रोडक्ट है? नहीं। यस, Yes. एब्सोल्युटली। Yes. सो Yes, sir. ऑब्वियसली क्योंकि आंसिबल पपेट के बाद आया था और तब तक जो है वो सैटेलाइट पपेट से पूरा इंटीग्रेट हो चुका था। लेकिन जब आंसिबल के बारे में ये कहा जाता है, अगर मैं जो एंड्रयू जिन्होंने आंसिबल बनाया, एंड्रू ने बहुत से सॉफ्टवेयर बनाए। एक सैटेलाइट 5 में एक सॉफ्टवेयर आता था कॉबलर, जो वो भी पिक्सी बूट में हेल्प करता था। उस आंसिबल के जो ऑथर हैं जिन्होंने आंसिबल लिखा है, एंड्रू, मुझे लास्ट नेम उनका याद नहीं है, ही रोट कॉबलर एज वेल। फिर उसके बाद उन्होंने एक आंसिबल प्रोडक्ट भी लॉन्च किया, जिसको उन्होंने सेपरेट कंपनी लॉन्च करी थी, रेड हैट ने उसको परचेज कर लिया। और अब वो अगर मैं आंसिबल के बारे में कहूँ तो वो आंसिबल इज पपेट डन राइट। सो ऐसा एंड्रू ने बोला, और एक्चुअली ये है भी फैक्ट, क्योंकि पपेट ओरिजिनली जो है वो क्लाइंट बेस्ड सॉफ्टवेयर था, उसमें क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ता था। आंसिबल बिना क्लाइंट के भी पोर्ट 22 पे SSH पोर्ट पे काम करता है।
क्लाइंट लेस, एजेंट लेस कहा जाता है एंसिबल को। एंड देन देर इज कैटलॉग। अभी हम कैटलॉग पे बात कर रहे थे, जो सर्वर्स आपके रजिस्टर करते हैं और जो सैटेलाइट को इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन से सर्वर पे कौन सा पैकेज इंस्टॉल्ड है, कौन सा वर्जन 9.2 पे है, 9.3 पे है, उसको कितने अपडेट्स चाहिए, वो सब इंफॉर्मेशन कैटलॉग क्लाइंट पुल करके लाता है। फिर सैटेलाइट का एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है, हैमर। आप जितने GUI में कमांड्स रन कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो जो फंक्शंस कर सकते हैं वो कमांड लाइन से हैमर में भी कर सकते हैं। हम हैमर टूल भी देखेंगे आगे चल के। सर हमने कैटलॉग को एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा। किसको? कैटलॉग। कैटेलो को। सो कैटेलो बेसिकली क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। सो एक्चुअली मैं आपको एक और फीचर दिखाता हूँ सैटेलाइट का। जो जैसा ये सैटेलाइट का मेन URL होता है, ऐसा एक स्लैश पब भी उसमें अवेलेबल होता है। स्लैश पब, सैटेलाइट होस्ट नेम या IP लिख के आप स्लैश पब करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ RPMs मिलेंगी। एक पाइथन फाइल है, एक CRT फाइल है, और ये कुछ RPMs हैं। इन इन आप देख सकते हैं, इन RPMs का नाम है कैटलो CA कंज्यूमर, लेटेस्ट कैटलो CA कंज्यूमर। यहाँ पे सैटेलाइट का नाम आता है। ये फाइल को आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं। इस फाइल को इंस्टॉल करने से कैटलो एजेंट इंस्टॉल्ड हो जाता है आपके सर्वर्स पे, और ये कैटलो एजेंट उस सर्वर की सारी इंफॉर्मेशन पुल करके सैटेलाइट में लाता है। तो जो आप यहाँ सैटेलाइट के इंटरफेस में ये जो रजिस्टर्ड सर्वर्स देख रहे हैं, और इन सर्वर्स पे अगर आप डिटेल में जाके देखेंगे, ये जो सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, इसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कैटलो पुल करके लाता है सैटेलाइट पे। So I hope that clarifies catalog. Let's go back to the slide. ये catalog component होता है। इस तरह से नेक्स्ट अब वी गो टू पल्प। पल्प कंपोनेंट क्या करता है? पल्प जो है सबसे बड़ा स्टोरेज लेने वाला कंपोनेंट है, राइट। सो पल्प में जो भी RPMs हैं वो पल्प सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल होते हैं, स्टोर होते हैं सैटेलाइट में। एंड इसको आपको, इसका डेटाबेस आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। जो सैटेलाइट में जो आप इंटरफेस देखते हैं, दिस यहीं से अगर आप कंटेंट पे जाएंगे और रेड हैट रिपोजिटरीज पे जाएंगे, आपको यहाँ पे ये सभी रिपोजिटरीज दिखेंगी। और आप ये देख रहे हैं कि इस समय राइट पे RPMs 8 सिलेक्टेड है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8। RPMs 9 सिलेक्टेड है। मैंने इस सैटेलाइट में 8 और 9 के जो है एपस्ट्रीम और बेस OS रिपोजिटरीज सिलेक्ट कर रखे हैं। ये सभी रिपोजिटरीज डाउनलोड होके हमारे सैटेलाइट में स्टोर होते हैं। और आप सोच सकते हैं ये इतने सारे पैकेजेस जो डाउनलोड होंगे वो बहुत सारा स्पेस लेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, ये पल्प पैकेज जो है, पल्प प्रोजेक्ट जो है वो ये स्पेस लेता है। सर बैक टू दिस। कौन कौन सी रेपोजिटरीज डाउनलोड करनी है दैट वी नीड टू सिलेक्ट, और सैटेलाइट ऑटोमेटिकली डिसीजन लेता है कि दीज रेपोज नीड्स टू बी एनेबल्ड फॉर दीज वर्जन्स, या हमें जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में अगर 7, 8, 9 सभी फ्लेवर्स ऑफ OS हैं, तो क्या उनकी रेपोज हमें मैन्युअली सिलेक्ट करनी पड़ेंगी टू डाउनलोड दी RPMs, या कैसे होता है ये? गुड पॉइंट। सो इसके लिए जो है सैटेलाइट का लाइसेंस मैनेजमेंट फीचर आता है। सैटेलाइट न सिर्फ रेड हैट OS को, न सिर्फ रेड हैट OS के लाइसेंसेस, बल्कि सभी रेड हैट प्रोडक्ट्स के लाइसेंसेस को मैनेज कर सकता है। सो बाकी सारे रेड हैट के प्रोडक्ट्स जैसे कि ओपन शिफ्ट, जैसे कि ओपन स्टैक, आंसिबल टावर, अब आंसिबल टावर का नाम चेंज होके आंसिबल कंट्रोलर हो गया है, आंसिबल कंट्रोलर, ये सारे प्रोडक्ट्स को सैटेलाइट अपने लाइसेंस से मैनेज कर सकता है। अगर आपने आंसिबल AAP, उसका जो कलेक्टिव नेम है दैट इज AAP, आंसिबल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, इसी तरह ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन, ये सारे लाइसेंसेस अगर आपने परचेज किए हैं तो वो आपको सैटेलाइट में दिखते हैं। वो कहाँ पे दिखेंगे आपको? यहाँ सब्सक्रिप्शन में। सो ये जो सेकंड मेनू है, इसका एक सब मेनू होता है सब्सक्रिप्शंस। यहाँ पे आपको आप देखिए मेरे सैटेलाइट में ये सब सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं। ये कंटेनर प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये कस्टम प्रोडक्ट है जो पिछले स्टूडेंट ने बनाया था, ये सभी कस्टम प्रोडक्ट्स बना रखे हैं। एक रेड हैट बीटा का अवेलेबल है प्रोडक्ट। इसी तरह आप देख रहे हैं कि ये पार्टनर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, और 500 नोड्स का यहाँ पे लाइसेंस अवेलेबल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे
ओपन शिफ्ट का सब्सक्रिप्शन नहीं है। अगर ओपन शिफ्ट हमने खरीदा होता तो यहाँ पे ओपन शिफ्ट भी दिखाता, आंसिबल परचेज किया होता तो आंसिबल भी दिखाता। आंसिबल कमांड लाइन आप कभी भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन अगर आंसिबल का जो जो जीयूआई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है रेड हैट से, आंसिबल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म या शॉर्ट में एएपी, तो अगर वो इंस्टॉल करना है तो वो आपको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा और यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस में लिस्ट होगा, उसके बाद आप लोकली इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दैट इज अनदर बेनिफिट ऑफ सैटेलाइट लाइसेंस मैनेजमेंट। आप ये देख सकते हैं रेड हैट वर्चुअलाइजेशन मैनेजर का एक लाइसेंस है यहाँ पे, ये लाइसेंस अवेलेबल है। आई मीन मुझे तो ये सभी लाइसेंसेस इसलिए अवेलेबल है, ऑब्वियसली बीइंग अ टीचर हमें एक्सेस है, लेकिन आपको इतने सारे लाइसेंसेस प्रैक्टिस के लिए शायद अवेलेबल नहीं होंगे। ये लाइसेंस कैसे आते हैं इसको हम सैटेलाइट इंस्टॉलेशन में देखेंगे। So I hope that answers the subscription management query. So Sir, सर what is रेपोज कैसे एनेबल करनी है सर, वो पूछ रहा था मैं कि जैसे रेल 7 की अलग से रेपो हमें सिलेक्ट करके एनेबल करनी पड़ेगी, और सैटेलाइट ऑटोमेटिकली डिसीजन लेगा कि कौन कौन सी रेपोज हमें एनेबल करनी है इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। नहीं, ये डिसीजन तो सैटेलाइट मैनेजर ही लेंगे, और जो कैसे इनेबल करना ये आगे का क्वेश्चन है, वो हम इंस्टॉलेशन में देखेंगे, राइट। सो हम कैंडल पिन तक बात कर चुके हैं। सो आप देख रहे हो ये जो सब्सक्रिप्शन अभी हमने देखे थे, ये फीचर कैंडल पिन प्रोजेक्ट से आता है, जो इसका बैकग्राउंड में, मतलब आपको अब कैंडल पिन यहाँ लिखा दिखेगा नहीं, लेकिन जो बैकग्राउंड में काम कर रहा है वो कैंडल पिन प्रोजेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। और इसी तरह प्रोविजनिंग और कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपने कुछ रेड हैट के सिस्टम्स नए इंस्टॉल करने हैं सैटेलाइट के थ्रू, तो आप फोरमैन फीचर यूज करोगे, फोरमैन के थ्रू आप इंस्टॉल करोगे। और पपेट के बारे में हम बात कर चुके हैं। पपेट कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है? वो रूबी लैंग्वेज में लिखा है, और आंसिबल जो है वो पाइथन में लिखा है। सैटेलाइट खुद कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है? सैटेलाइट का सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स उसकी कोडिंग हुई है तो वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया होगा। सैटेलाइट जो है वो रूबी लैंग्वेज में लिखा गया है। लेकिन अब जो है, आई थिंक रेड हैट जो सैटेलाइट का वर्जन 7 लाएगा, आई थिंक दे विल रीराइट इट इन पाइथन लैंग्वेज। अब सैटेलाइट के बहुत सारे माइनर वर्जन्स आ चुके हैं। सो एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट। सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट होता है कि आप जब रेड हैट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो अगर आपने सैटेलाइट खरीदा नहीं हुआ, तो फिर वो आपको डायरेक्टली रेड हैट के पोर्टल पे जाके वो मैनेज करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। तो आपको आप जो भी इंस्टॉल कर रहे हो, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मैंडेटरी है। लेकिन अगर आपने सैटेलाइट का लाइसेंस लिया हुआ है, तो आप सारे लाइसेंसेस को, बेसिकली लाइसेंस के मैनेजमेंट को सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट कहते हैं। सो जितने भी आपने लाइसेंस, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं सिर्फ कस्टम प्रोडक्ट्स के अलावा, जो स्टूडेंट्स ने बनाया है कस्टम प्रोडक्ट्स, उनके अलावा जो रेड हैट डेवलपर सब्सक्रिप्शन, रेड हैट पार्टनर सब्सक्रिप्शन 500 नोड्स, रेड हैट वर्चुअलाइजेशन सब्सक्रिप्शन, इसके अलावा अगर हमने यहाँ पे ओपन शिफ्ट या आंसिबल सब्सक्रिप्शन खरीदा होता, लाइसेंस खरीदा होता, तो वो भी यहाँ पे दिख रहा होता। इसके मैनेजमेंट को सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट कहते हैं। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे इनको मैनेज करने के लिए ये सब्सक्रिप्शन का मेनू है। सो हम रेड हैट कोई मुश्किल, रेड हैट सैटेलाइट कोई मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है। आपको सिर्फ ये जो जितने लेफ्ट में मेनू दिख रहे हैं, ये अच्छे से समझ में आने चाहिए। हम एक क्विकली एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से मेनू में क्या है। मैंने एडमिन से लॉगिन किया हुआ है। आपको सारे मेनू तभी दिखेंगे जब आपने एडमिन से लॉगिन किया हो। सो there's if कंटेंट, सिंपल कंटेंट एक्सेस, एक सिंपल कंटेंट एक्सेस का क्वेश्चन आया, वो हम आगे चल के एड्रेस करेंगे। वो सिंपल कंटेंट एक्सेस एडवांस्ड फीचर है। उससे पहले हम क्विकली मेनूज देख लेते हैं आगे स्लाइड्स पे जाने से पहले। सो आप देख रहे हो मॉनिटर के अंदर में ये डैशबोर्ड, होस्ट स्टेटसेस, फैक्ट्स, ऑडिट्स, जॉब्स, रिपोर्ट्स, सैटेलाइट टास्क, ये मेनूज हैं। हम जब इंस्टॉल करेंगे उसके बाद ये सब मेनूज पे जाएंगे, लेकिन मॉनिटर के नाम से पता चलना चाहिए कि बेसिकली ये मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेशन के लिए ये मेनू बना हुआ है। कंटेंट में आपको लाइसेंस मैनेजमेंट, रिपोजिटरी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट या जेनेरिक प्रोडक्ट नहीं, जो सैटेलाइट के प्रोडक्ट्स और कोई कस्टम प्रोडक्ट्स आपने बनाए हैं तो वो यहाँ पे होते हैं। फिर कंटेंट क्रेडेंशियल्स, अगर किसी रेपोज में लॉगिन करने के लिए आपको कुछ यूजर नेम पासवर्ड चाहिए या एसएसएल सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो यहाँ आप कंटेंट क्रेडेंशियल्स में बनाते हो। इसके अलावा सैटेलाइट जो है नॉर्मली रेड हैट के पोर्टल से कनेक्ट करता है,
लेकिन अगर आपको अपने किसी मान लो आपको पीएचपी की फाइल्स चाहिए, आप पीएचपी की आप हेवी डेवलपर हो, तो अगर पीएचपी की आरपीएम्स कहीं और पे स्टोर्ड है, रेड हैट जो है वो बेसिक डिफॉल्ट पीएचपी प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको एडवांस्ड आरपीएम्स चाहिए, वहां से कनेक्ट करना है, तो ये ऑल्टरनेट कंटेंट सोर्सेज में आके क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह सिंक प्लान, सिंक स्टेटस, लाइफ साइकिल कंटेंट टाइप्स हम आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट मेनू होस्ट में से जब जो सबसे पहला मेनू, वो तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ पहले ही। सो इसमें बहुत सारे हमारे सर्वर्स रजिस्टर्ड हैं, और इसके अलावा डिस्कवर्ड होस्ट, अगर आप आपने बहुत सारे होस्ट इंस्टॉल करने के बाद आपने सैटेलाइट लिया है, तो अब वो होस्ट इमीडिएटली तो सैटेलाइट से रजिस्टर नहीं करेंगे। तो सैटेलाइट में एक फीचर होता है, आप डिस्कवरी भी कर सकते हो कि आपके नेटवर्क पे कौन कौन से रेड हैट के होस्ट अवेलेबल हैं, और वो डिस्कवर करके वो लिस्ट हो जाएंगे डिस्कवर्ड होस्ट में, और फिर आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। अभी क्योंकि मेरे तो सारे सर्वर्स जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो यहाँ ऑल होस्ट में लिस्टेड आ रहे हैं, डिस्कवर्ड होस्ट में कोई एक्स्ट्रा होस्ट नहीं है। इस तरह से ये आगे फीचर होता है, अगर नया होस्ट आपने इंस्टॉल करना हो तो ये सब पैरामीटर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, उसका नाम, ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी आप प्रोवाइड करते हैं। एक फिर कंटेंट होस्ट, सी ऑल होस्ट में जो भी होस्ट सैटेलाइट से रजिस्टर्ड है वो सभी दिखाता है। कंटेंट होस्ट क्या होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रजिस्टर्ड होस्ट हो वो सभी होस्ट सैटेलाइट से पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हो, तो सैटेलाइट से कंटेंट जो है वो पुल कर रहे हो, सैटेलाइट से कंटेंट इंस्टॉल कर रहे हो। कंटेंट होस्ट वो होते हैं, ऑल होस्ट का सबसेट होते हैं, वो होस्ट होते हैं जो सैटेलाइट से कंटेंट इंस्टॉल कर रहे होते हैं। कौन सा कंटेंट? पैकेजेस। सो यहाँ पे ये देखो, पैकेजेस और एराटा वगैरह सभी लिस्टेड हैं यहाँ पे। इफ सर्वर इज अनरजिस्टर्ड, विल इट गेट लिस्टेड इन डिस्कवर्ड होस्ट? ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली लिस्ट नहीं होगा डिस्कवर्ड होस्ट में, उसके लिए आपको डिस्कवरी करनी पड़ेगी। सो ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आप, तो वो आपके नेटवर्क पे डिस्कवर करता है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से आप नेटवर्क प्रोब जनरली सिक्योरिटी टीम आपको चलाने नहीं देगी अपने नेटवर्क पे। सो एक सिक्योरिटी का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। सो नेक्स्ट इट सेज कि कैन यू एक्सप्लेन रिगार्डिंग कंटेंट होस्ट? या श्योर, मैं ये फिर से बता देता हूँ। बेसिकली ऑल होस्ट और कंटेंट होस्ट में क्या डिफरेंस होता है? ऑल होस्ट सिर्फ वो होते हैं जो सैटेलाइट में रजिस्टर्ड होते हैं, जो यहाँ सैटेलाइट में दिख रहे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सभी होस्ट सैटेलाइट से जो है पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हो। तो कंटेंट होस्ट वो होते हैं जो सैटेलाइट से पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। सो आई होप दैट क्लैरिफाइज। और इसके अलावा जो बाकी सब मेनूज हैं हम वो आगे चल के देखेंगे। होस्ट कलेक्शंस क्या होता है, यहाँ पे होस्ट मेनू में एक फीचर है होस्ट कलेक्शंस। अगर मैं होस्ट को क्लोज करके कॉन्फ़िगर पे जाऊं, तो आपको इसमें सबसे पहला सब मेनू मिलता है होस्ट ग्रुप्स। तो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है कि ये जो होस्ट में होस्ट कलेक्शंस है और कॉन्फ़िगर में होस्ट ग्रुप्स है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। सो हम ये डिफरेंस को भी देखेंगे, होस्ट कलेक्शंस और होस्ट ग्रुप्स में डिफरेंस। होस्ट कलेक्शंस के बाद रजिस्टर होस्ट होता है, आप अपना होस्ट को रजिस्टर कर सकते हैं, नए होस्ट को सैटेलाइट से या जीयूआई में से ही कर सकते हैं। प्रोविजनिंग का सेटअप देखेंगे हम जब आगे की टुवर्ड्स द एंड, जब हम लास्ट क्लासेस में जाएंगे तो हम प्रोविजनिंग भी देखेंगे। प्रोविजनिंग एक मेजर टॉपिक होता है सैटेलाइट में। थोड़ी देर पहले मैंने क्लैरिफाई किया था प्रोविजनिंग क्या होता है। सर्वर्स को इंस्टॉल करना, नए सर्वर्स क्रिएट करना, वो प्रोविजनिंग होता है। कंटेंट होस्ट मींस दोज हु आर टेकिंग कंटेंट्स फ्रॉम द सैटेलाइट। करेक्ट, वो होस्ट जो सैटेलाइट से कंटेंट इंस्टॉल कर रहे हैं। करेक्ट। सो नेक्स्ट इज टेम्पलेट्स, कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या होता है? जो हम सैटेलाइट में एक फीचर होता है सिक्योरिटी कंप्लायंस का। उसमें एक बेंचमार्क होते हैं, एक टर्म होता है बेंचमार्क। लेट मी राइट दैट इन द नोटपैड। सो सिक्योरिटी बेंचमार्क्स होते हैं। सिक्योरिटी बेंचमार्क का मीनिंग ये होता है कि आपका जो रेड हैट का सर्वर है, या कोई भी विंडोज का भी सर्वर का भी सिक्योरिटी बेंचमार्क हो सकता है, वो एक मिनिमल स्टैंडर्ड से कंप्लायंट हो। मिनिमल स्टैंडर्ड क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल पासवर्ड मैनेजमेंट।
पासवर्ड मैनेजमेंट में मान लो आपने 4 लेटर का पासवर्ड अप्लाई किया हुआ है, किसी ने पासवर्ड रख लिया 1234। अब 1234 तो इजीली गेस हो जाएगा। तो इस चीज को और आप स्ट्रिक्ट कैसे करेंगे कि एक मिनिमम बेंचमार्क सेट करें कि मिनिमम आपको 12 कैरेक्टर्स का या 14 कैरेक्टर्स का पासवर्ड रखना ही पड़ेगा। तो ये आपका एक मिनिमम बेंचमार्क है। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया को मिला के जो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स बनते हैं, उनमें से एक बहुत पॉपुलर बेंचमार्क है CIS। CIS एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस में, उसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो वो एक लिनक्स के कंप्लायंस के लिए जो है इस तरह की पॉलिसीज बनाता है। आप कंप्लायंस में देख रहे हैं सब मेनूज है पॉलिसी, ये पॉलिसीज हम लोड कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड पॉलिसीज होती हैं वो सैटेलाइट के थ्रू इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इस पे डिस्कशन हम अभी इतना ही रखेंगे। हम ये पॉलिसीज के डिटेल में नहीं जाएंगे इस कोर्स में। जस्ट आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि बेंचमार्क क्या होता है और ये स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। एक स्टैंडर्ड मैंने बताया CIS, सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। एंड ऐसे दूसरे जैसे हेल्थ इंडस्ट्री के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्योंकि उनको वहाँ डेटा प्रोटेक्शन मैनेज करना होता है, डेटा प्रोटेक्शन के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। इसी तरह पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको एक मिनिमम सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। उसमें न सिर्फ डिजिटल सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, बट आपको अपने डिवाइसेस की सिक्योरिटी, कोई आप नोट पैड पे किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं लिख सकते, ये सब सिक्योरिटी कंप्लायंस भी वहां पे चेक किए जाते हैं। सो दैट इज रिगार्डिंग कंप्लायंस। तो इस सर तरह इसमें कंप्लायंस जो के CIS पॉलिसीज होती हैं, इफ वी अपलोड दैट PDF डायरेक्टली इनटू दिस, लाइक यहाँ पे जो आपका अपलोड करने का फीचर है, तो क्या ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा सभी जो होस्ट लिस्टेड हैं, या हमें उसको कंट्रोल्स जैसे उसमें होते हैं CIS पॉलिसीज में, या मतलब वो कैसे मतलब हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ये कंट्रोल्स अप्लाई होने चाहिए या ये होने चाहिए? सो आपने PDF की बात करी, तो वो गाइडलाइंस PDF में आते हैं CIS के, लेकिन वो सिर्फ सैटेलाइट में वो PDF अपलोड करने से वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं हो जाएंगी। उन पॉलिसीज का एक्चुअली एक अलग फॉर्मेट होता है। वो स्कैप पॉलिसीज होती हैं। स्कैप का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी कंटेंट एक्सेस प्रोटोकॉल। और जो जो ओपन स्टैंडर्ड्स हैं सिक्योरिटी के स्कैप के, उसका नाम होता है ओपन स्कैप। तो वो ओपन स्कैप रिलेटेड फाइल्स, अगर ओपन स्कैप बहुत सारे सिक्योरिटी कंप्लायंसेस को एड्रेस करता है, जिनमें से CIS एक है। तो आप CIS की ओपन स्कैप पॉलिसीज सैटेलाइट में अपलोड करते हो, और उन पॉलिसीज को फिर आप सैटेलाइट से बाकी सर्वर्स में रोल आउट कर सकते हो। जिनमें से एक पॉलिसी का मैंने एग्जांपल दिया कि आप पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन जो है वो पासवर्ड के मिनिमम कैरेक्टर्स 12 या 14 या कितने होंगे वो डिसाइड कर सकते हो। इसका सो कोई एग्जाम्पल देखेंगे हम ड्यूरिंग दिस कोर्स, मतलब लाइक से पासवर्ड कंट्रोल सिंपल बात करें हम, जस्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन पर्पस की आगे चल के इसमें हेल्प मिल सके। ये वो कोर्स का पार्ट तो नहीं है, लेकिन अगर हम कोर्स टाइमली कंप्लीट कर लेंगे तो मे बी एक टुवर्ड्स लास्ट सेशन आप मुझे रिमाइंड करा देना, मैं ये भी थोड़ा ठीक सा है। कवर कर लूंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, सो क्वेश्चन है। compliance percentage, does it show CIS reports as well for all the hosts? अगर आप कॉन्फ़िगर करते हैं रिपोर्ट्स को तो वो CIS रिपोर्ट्स भी दिखाता है। यस, यहाँ पे देखें कंप्लायंस में नीचे ये रिपोर्ट्स का भी एक सब मेनू है। सो कंप्लायंस रिपोर्ट्स, अभी ऑब्वियसली इट सेज यू डोंट सीम टू हैव एनी ARF रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट्स कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है। और जो अभी अभी आपने जो पॉलिसीज की बात करी थी, उसमें ना ये टेलरिंग फाइल्स होते हैं, उनका एक्सटेंशन ये होता है XCCDF। वो पॉलिसीज आप लोड करते हैं, PDF नहीं, ये फॉर्मेट की फाइल्स आपको लोड करनी पड़ेंगी, XCCDF। सो दैट्स अ फीचर। सो नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। और कंप्लायंस परसेंटेज में ऑफ कोर्स आप अगर आप 100% कंप्लायंट हैं, देखो 100% कंप्लायंट तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट मतलब आपको एक बना बनाया सिक्योरिटी मिल गया, ये सिक्योरिटी आप सेफ हैं, ऐसा नहीं होता। कोई हैकर, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना, हैकर फिर भी आपको किसी तरह से हैक कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ प्रोसेस। वो हमेशा इवॉल्विंग प्रोसेस होता है। जैसे जैसे सोसाइटी में भी अगर आप कितनी भी पुलिस लगाएं, लेकिन हमेशा क्राइम को रेट को जीरो कैसे किया जा सकता है?
सो इसी तरह सिक्योरिटी को भी आप जो है एज अ डेवलपिंग प्रोसेस, इवॉल्विंग प्रोसेस यूज करते हैं। अगर आपने आज पासवर्ड लॉक करने के कई तरीके बनाए, तो लोग कोई मान लो किसी ने आपको एसएसएच की हैक करने का तरीका बना लिया, तो इस चीज पे आपको कंटिन्यूअसली एज अ सैटेलाइट एडमिन काम करना पड़ेगा। सिक्योरिटी आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सिक्योरिटी में लैक्स नहीं हो सकते। ऐसी पॉलिसी रोल आउट नहीं कर सकते कि हाँ पासवर्ड जो है ब्लैंक भी रख सकते हैं। वो एक एक कंपनी पे, एक टेलीकॉम कंपनी पे फाइन हुआ था इस चीज का कि उन्होंने अपने पासवर्ड ब्लैंक रखे हुए थे। सो ये सिक्योरिटी फीचर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। एंड जस्ट टू क्विकली कवर द रिमेनिंग मेनूज, हम कॉन्फ़िगर मेनू देखते हैं। So let's see. या कॉन्फ़िगर मेनू में अभी हमने देखा था होस्ट ग्रुप्स होते हैं। ये होस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं? होस्ट कलेक्शन और होस्ट ग्रुप में मैं एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। होस्ट ग्रुप जो है, होस्ट कलेक्शन जो है वो रैंडम कलेक्शन होता है होस्ट का, कि होस्ट कलेक्शन में आपके रेल 7 के भी होस्ट हो सकते हैं, रेल 8 के भी होस्ट हो सकते हैं, रेल 9 के भी होस्ट हो सकते हैं। होस्ट ग्रुप्स जो है वो सिमिलर होस्ट का ग्रुप होता है जिनको आप प्रोविजन करते हैं। तो अगर आप रेल 9 की प्रोविजनिंग कर रहे हैं तो एक होस्ट ग्रुप में रेल 9 के ही होस्ट होंगे। अगर रेल 8 की प्रोविजनिंग कर रहे हैं तो रेल 8 के ही होस्ट होंगे। फिर जब जो हमने डिस्कवरी फीचर देखा था, देखो यहाँ डिस्कवरी के रूल्स आप बनाते हो। अगर आप डिस्कवरी रन करना चाहते हो, कि एक किसी का क्वेश्चन था कि ये ऑटो डिस्कवर करेगा, नहीं ऑटो डिस्कवर नहीं करता, आपको रूल्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। सो यहाँ इसके बाद कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ कुछ ग्लोबल पैरामीटर्स हैं, पपेट से रिलेटेड, आंसिबल से रिलेटेड। वो सैटेलाइट में पैरामीटर्स सेट करते हैं, आप नए पैरामीटर्स बना सकते हैं, कस्टम पैरामीटर्स। आंसिबल का एक छोटा सा फीचर है इसमें, आंसिबल रोल्स आप अपलोड कर सकते हैं। हम आंसिबल रोल्स अपलोड करना सीखेंगे। उन रोल्स के आप वेरिएबल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जैसे कि ये बहुत सारे वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, वो वेरिएबल्स भी हम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। ये एग्जाम एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है। देन रेड हैट क्लाउड पे आप कनेक्ट कर सकते हो। अब जो आपके पास सर्वर्स की इन्वेंट्री है वो रेड हैट क्लाउड में अपलोड कर सकते हो। इसका एडवांटेज आपको क्या होता है? रेड हैट का एक ऑनलाइन प्रोडक्ट है इनसाइट्स। वो इनसाइट्स का एडवांटेज ये है कि आप रेड हैट में अपने सर्वर्स की प्रोफाइल अपलोड कर दो, तो वो इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको रेड हैट प्रोएक्टिवली बता सकता है कि आपके सर्वर्स में क्या क्या कमी है। आप कोई आरपीएम पैकेज पुराने वर्जन का रन कर रहे हो तो वो आपको अलर्ट कर देगा कि ये वर्जन पुराना है, अपग्रेड करो इसको। लेकिन इस इनसाइट्स फीचर को ऑब्वियसली, हालांकि अनोनिमस डेटा जाता है, आप चाहो तो होस्ट नेम भी ब्लॉक कर सकते हो अपने सर्वर्स का, लेकिन फाइनेंस इंडस्ट्री जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई और इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, उनके लिए कोई भी डेटा बाहर की कंपनी को भेजना अलाउड नहीं है। तो ऐसे बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज ये इनसाइट्स का फीचर यूज नहीं करते। लेकिन जैसे न्यूज इंडस्ट्री की कंपनी हो गई, मैं एक कंपनी के लिए काम करता था, एफटी फाइनेंशियल टाइम्स के लिए, तो वो उनको तो ऐसा दे आर फाइन, वो होस्ट नेम भेज सकते हैं क्योंकि उन होस्ट पे न्यूज ही एक्सचेंज हो रही है, वो जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो रही है। बट अगेन दैट डिपेंड्स कि आप क्या डेटा रेड हैट के साथ शेयर करना चाहते हो। सो दैट कवर्स द कॉन्फ़िगर मेनू। हम आगे चल के और भी मेनूज डिटेल में देखेंगे। देखो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मेनू में एक मेनू आता है कैप्सूल्स। इस कैप्सूल्स मेनू में जो आपने कैप्सूल्स इंस्टॉल किए हैं वो आपको दिखेंगे, लोड हो रहा है। इनमें से मैंने देखो दो कैप्सूल मैंने कैप्सूल KR1 और कैप्सूल KR2 इंस्टॉल कर रखे हैं, और एक ये तीसरा कैप्सूल जो है वो सैटेलाइट का अपना इंटरनल कैप्सूल है। तो मैंने जो शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि सैटेलाइट कैप्सूल के बगैर इंस्टॉल हो सकता है और कैप्सूल सैटेलाइट के बगैर इंस्टॉल हो सकता है, वाइस वर्सा, तो वो पॉसिबल है कि नहीं? जो ये वाले कैप्सूल्स हैं ये सैटेलाइट के बगैर इंस्टॉल नहीं हो सकते, लेकिन सैटेलाइट के खुद के अंदर एक एम्बेडेड कैप्सूल होता है। तो जैसे ही सैटेलाइट इंस्टॉल हुआ तो वो एम्बेडेड कैप्सूल भी यहाँ लिस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हम जब कल नया सैटेलाइट इंस्टॉल करेंगे तो जो सबसे पहले ये कैप्सूल मेनू में वो सैटेलाइट का खुद का कैप्सूल भी दिखने लग जाएगा। सो विल इंस्टॉल दैट सैटेलाइट। तो हम अब मतलब ये हैरान नहीं होंगे कि ये हमने तो कैप्सूल इंस्टॉल किया नहीं है, अपने आप कैप्सूल कैसे आ गया, क्योंकि सैटेलाइट के अंदर एक एम्बेडेड कैप्सूल भी होता है। सो इसके अलावा बाकी मेनूज में कंप्यूट रिसोर्सेज, वर्चुअल वर्ड टू कॉन्फ़िगरेशंस,
सबनेट्स, डोमेन्स, एचटीटीपी प्रॉक्सीज, ये हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। और फाइनली जो लास्ट मेनू है वो एडमिनिस्टर मेनू, लोकेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ऑथेंटिकेशन सोर्सेज, सैटेलाइट में यूजर्स क्रिएट करना। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो यूजर्स हैं, एडमिन यूजर, जीबेश यूजर, यूजर ग्रुप्स, रोल्स, और ये सब भी हम आगे चल के देखेंगे। सैटेलाइट में यूजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, the settings कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, there are so many settings in satellite, bookmarks, एंड हियर इज अबाउट। हाँ, मैं राइट में देख रहा था यहाँ सैटेलाइट अबाउट वर्जन, लॉगिन करके अगर आपने वर्जन इंफॉर्मेशन देखना है तो यहाँ लेफ्ट में एडमिनिस्ट्रेटर में अबाउट है, और यहाँ पे आपको सैटेलाइट का वर्जन दिख रहा है 6.16, कॉपीराइट 2025। दैट्स द करंट सैटेलाइट वर्जन। और एक लास्ट सब मेन्यू इसमें वेब हुक्स का होता है। सैटेलाइट में एक बहुत अच्छा रेस्ट एपीआई है, और उसमें एक वेब हुक्स का भी फीचर होता है। हालांकि ये कोर्स का पार्ट नहीं है एज सच, बट यू कैन सी द मेनू इज अवेलेबल, एडमिनिस्टर में वेब हुक मेनू अवेलेबल है। दिस कवर्स द बेसिक ओवरऑल मेनूज ऑफ सैटेलाइट। सो आई होप आपको एक सैटेलाइट का बेसिक आइडिया मिल गया होगा। ये सारे मेनूज आप स्टडी कर लें, यू विल बी अ मास्टर ऑफ सैटेलाइट। सो लेट्स गो बैक क्विकली टू अवर स्प्रेडशीट, स्लाइड शीट्स। सो हमने ये लेफ्ट वाले कंपोनेंट्स डिस्कस किए। हम क्विकली सैटेलाइट के बाकी फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं जो राइट में लिखे हैं। सैटेलाइट आपको कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है। सो अब अगर अपने सर्वर्स में आप अपाचे की फाइल, अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है, एनीबडी नोस? ओके, सैटेलाइट रिलेटेड आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। रेड हैट के पास बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन है, तो आपको हमें सेपरेट बुक एज सच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट सो लेट्स सी सैटेलाइट, जैसे मैंने अभी बताया कि एक क्वेश्चन पूछा कि अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम क्या होता है? http.com। httpd.com। सो आपने पूरा पाथ भी प्रोवाइड कर दिया, थैंक्स। सो etc httpd conf httpd.conf। अगर आप लाइक 20 वेब सर्वर्स इंस्टॉल कर रहे हो और आपको उनके कॉन्फ़िगरेशन को कस्टमाइज करना है, तो आप सैटेलाइट के थ्रू ऐसा कर सकते हो फीचर कि वो आप आंसिबल रोल्स इंस्टॉल कर सकते हो वेब सर्वर रिलेटेड, या रिमोट कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो कि उस वेब सर्वर्स में, जैसे डिफॉल्ट पोर्ट चेंज करने की बात कर रहे थे, 80 से वो पोर्ट चेंज हो जाए, फिर उस अकॉर्डिंगली उस पोर्ट चेंज करने के बाद एसी लिनक्स भी कॉन्फ़िगर हो जाए। तो ऐसी सब कॉन्फ़िगरेशन आप कॉन्फ़िगरेशन फीचर से सैटेलाइट के कर सकते हो। देन सब्सक्रिप्शन पे हमने अभी बात करी थी, किसी ने पूछा था सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट क्या होता है। सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट इज नथिंग बट लाइसेंस मैनेजमेंट। जो भी आप रेड हैट का सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो, एक बार आपने सैटेलाइट ले लिया और उसके बाद सैटेलाइट, आप रेड हैट का कोई भी सॉफ्टवेयर लेते हो, चाहे ओपन शिफ्ट, चाहे ओपन स्टैक, चाहे आंसिबल, आप उसके सब्सक्रिप्शन, उसके लाइसेंसेस सैटेलाइट से सेंट्रली मैनेज कर सकते हो। तो आपको आंसिबल के 4 सर्वर इंस्टॉल करने हैं या 10 सर्वर इंस्टॉल करने हैं, उनका लाइसेंस सब आप सैटेलाइट से फेच कर सकते हो। प्रोविजनिंग, नए सर्वर्स इंस्टॉल करना, रेल 8 के नए सर्वर्स, रेल 9 के नए सर्वर्स, उनको इंस्टॉल करने को आप प्रोविजनिंग कहते हैं। हम प्रोविजनिंग का भी एक सेशन डिटेल्ड रखेंगे, उसमें देखेंगे। और पैचिंग तो ऑफ सर कोर्स ये जो सैटेलाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट सैटेलाइट है। सर्वर, सर सैटेलाइट सर्वर से प्रोविजन हुआ वो किक स्टार्ट से हुआ या कुछ अलग सा, मतलब ये है? यस, सो आपने एक टर्म बोला है यहाँ पे, किक स्टार्ट। हाँ जो है हाँ। प्रोविजनिंग जो है वो किक स्टार्ट के थ्रू ही होती है। इसके अलावा एक्चुअली अगर आप VMware रन कर रहे हो, जैसे आप नॉर्मली रेड हैट के सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, तो और कंपनी किसके सॉफ्टवेयर भी आपको यूज करना आता है, तो हम ऐसा तो नहीं है कि हम अपने आप को रेड हैट पे लिमिटेड रखेंगे। रेड हैट के सर्वर्स VMs जो है वो VMware पे इंस्टॉल होते हैं, तो VMware vCenter पे। तो आप अगर आप VMware vCenter पे प्रोविजनिंग कर रहे हो, तो आप VMware vCenter में इमेजेस बना के भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे जो प्रोविजनिंग देखेंगे वो किक स्टार्ट प्रोविजनिंग रहेगी। आपने किक स्टार्ट का नाम लिया, और ये एग्जाम रिलेटेड भी है, एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन आता है, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पे और भी फीचर्स लिस्ट किए हैं आपने, ऑडिटिंग और इंटीग्रेशन। ऑडिटिंग जो है वो कंप्लायंस में भी आ जाता है, आप अपने सिस्टम्स को ऑडिट कर सकते हो। जैसे कि एक्सटर्नल ऑडिट या इंटरनल ऑडिट, आपके पास ऑडिटर्स आए,
और वो आपसे पूछते हैं कि हाँ हमें आपके सिस्टम्स को ऑडिट करना है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपने पासवर्ड पॉलिसी जो है वीक रखी हुई है। अगर 4 लेटर का पासवर्ड रखा हुआ है और अपने वो किसी ने 1 2 3 4 रखा है, और ये चीज ऑडिटर टेस्ट करेगा, वो एक एक इंस्टेंस को पकड़ते हैं वो। अगर आपने सैटेलाइट में मान लो आपने 10 यूजर इंस्टॉल कर रखे हैं, 10 यूजर क्रिएट कर रखे हैं, वो किसी एक यूजर को पकड़ेंगे और ये पूछेंगे कि ये यूजर किस डिपार्टमेंट के लिए काम करता है, कहाँ पे काम करता है। मान लो उनको पता चला कि वो यूजर तो 6 महीने पहले कंपनी छोड़ चुका है, तो ऑडिट फेल हो गया। सो ये चीज को भी आपको सैटेलाइट हेल्प करता है ऑडिटिंग के लिए भी। इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप वेरियस प्रोडक्ट से, आंसिबल कंट्रोलर से इंटीग्रेट कर सकते हैं, VMware से इंटीग्रेट कर सकते हैं, सैटेलाइट को AWS से इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एक क्वेश्चन है, वो हम आगे की क्लास में देखेंगे, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या होता है। सो हमने यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन, सब्सक्रिप्शन, प्रोविजनिंग और पैचिंग पे बात करी। लेट्स क्विकली सी अ बिट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ सैटेलाइट। यहाँ पे इस आर्किटेक्चर में आप देख रहे हो, जैसा हमने अभी ड्राइंग में भी बनाया था। अगर आप ये टॉप में देखो तो यहाँ पे लिस्टेड है, ये बीच में बड़ा स्क्वायर जो है वो सैटेलाइट है। आई होप आपको क्लियरली विजिबल है। और टॉप में आप देख रहे हो ये इंटरैक्ट कर रहा है रेड हैट पोर्टल से, और रेड हैट सैटेलाइट जो है पपेट रिपोजिटरी से भी इंटरैक्ट कर सकता है, डॉकर से भी कर सकता है, कंटेनर्स भी आप मैनेज कर सकते हो। मैंने ओपन शिफ्ट की बात करी थी अभी, तो आप कंटेनर्स भी मैनेज कर सकते हो आप सैटेलाइट से। सो उसके लिए आप सैटेलाइट को डॉकर रिपोजिटरी से कनेक्ट कर सकते हो। सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट से भी सैटेलाइट कनेक्ट कर सकता है, गिट हब, गिट लैब, गिट ऑप्स भी से भी इंटीग्रेट कर सकता है सैटेलाइट। स्कैप हमने थोड़ी देर पहले बात करी, सिक्योरिटी कंटेंट एक्सेस प्रोटोकॉल की। आप इसमें भी स्टैंडर्ड्स, आप CIS स्टैंडर्ड हो गया, या हेल्थ इंडस्ट्री मैनेजमेंट का HIPAA स्टैंडर्ड होता है कि US का, वो आप इंटीग्रेट कर सकते हो। और कस्टम कंटेंट भी बना सकते हो, अपने खुद के RPMs भी आप क्रिएट कर सकते हो। हम ये देखेंगे कि RPM को साइन कैसे किया जाता है आगे चल के। सो सर इंटीग्रेट से आपका मतलब है क्या डायरेक्टली हम इनके पोर्टल से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हम रेड हैट पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं, वैसे ही आप कह रहे हो कि एसकेप का जो मतलब इनका पोर्टल होगा वहां से इंटीग्रेशन हो जाएगी इसकी एक्सटर्नल डायरेक्ट सिंक पोर्टल के से लिए? आप इंटीग्रेट कर सकते हो, अच्छा। इसी तरह डॉकर की रजिस्ट्री से भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे ओके। सैटेलाइट में RPMs अवेलेबल होते हैं, इसी तरह आपको कंटेनर इमेजेस भी अवेलेबल हो सकते हैं, आप वो भी मैनेज कर सकते हो। हालांकि वो इस कोर्स का पार्ट नहीं होगा, लेकिन अच्छा, वो जो भी जैसे आप मैनेज कर डॉकर सकते हब जो है हमारा उससे हम मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं, हैं इंटीग्रेट डायरेक्टली? कर सकते हैं, यस। अच्छा, ये AWS का इंटीग्रेशन पार्ट है इस कोर्स का सर? नहीं, वो इस कोर्स में कवर नहीं होता, लेकिन जस्ट टू शो यू वेयर इट एग्जिस्ट, आई क्विकली गो टू। लाइक हमारा जैसे ऑन प्रेम भी हो इंफ्रास्ट्रक्चर और AWS में भी हो, यस, तो हमें दोनों को मैनेज करना हो तो दैट्स। उस केस में इंटीग्रेट करने के लिए, जस्ट टू क्विकली आंसर योर क्वेश्चन, या इंफ्रास्ट्रक्चर मेनू में एक सब मेनू है कंप्यूट रिसोर्सेज। आप ये कंप्यूट रिसोर्स क्रिएट करेंगे यहाँ जाके, और ये चूज अ प्रोवाइडर। प्रोवाइडर ये सभी अवेलेबल हैं, तो AWS का जो प्रोवाइडर का नाम है वो EC2 है, इलास्टिक कंप्यूट जो EC2 होता है। ओके और ओके उससे ओके इंटीग्रेट करने के लिए आपको AWS की यहाँ एक्सेस की और सीक्रेट की देनी पड़ेगी, वो आपको अपने ओके कंपनी के AWS अकाउंट से मिलेगी। ओके सर, ठीक और है, देखो थैंक यहाँ यू। गवर्नमेंट क्लाउड का भी फीचर है AWS में, AWS गवर्नमेंट क्लाउड भी रन करता है, तो उससे भी इंटीग्रेट कर सकते हो अगर आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हो। इसी तरह VMs भी चार्ट में मेंशन किया है किसने कि आप VMs भी क्रिएट कर सकते हो, ऑफ कोर्स। सो बैक टू दिस आर्किटेक्चर, अब ये टॉप में इतने सारे पोर्टल्स वगैरह से इंटीग्रेट कर सकते हो, सैटेलाइट में काफी वास्ट फीचर्स हैं। मिडिल में ये लाइफ साइकिल मैनेजमेंट लिखा हुआ है। हम लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पे थोड़ा सा बात करें। आई होप अभी तक जो हमने कवर किया वो आपके लिए बोरिंग नहीं है। मैं आज ही प्रैक्टिकल्स पे जाना चाहता था, लेकिन थ्योरी पार्ट कवर करना जरूरी है, तो हम कल से प्रैक्टिकल देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं। लाइफ साइकिल क्या होता है किसी भी सर्वर का? रेड हैट लिनक्स अगर आप इंस्टॉल करते हो, मान लो आपने RHEL 7 से शुरू किया, अब उस पे एक आपने, मान लो आपकी कंपनी के पेरोल मैनेजमेंट की, जो सैलरीज मैनेज करता है डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट, उसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, तो वो सभी सैलरीज जो है वो उसमें मैनेज हो रहे हैं। अब वो सिस्टम को रेड हैट ने RHEL 8 रिलीज कर दिया,
तो एज अ कंपनी एम्प्लॉय सिस्टम एडमिन आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको रेल 7 से रेल 8 पे अपग्रेड करो। तो दैट्स द लाइफ साइकिल जो आपके हिसाब से लाइफ साइकिल होगी, कि वो आप कंपनी में अपने रेल 7 को रेल 8 पे कब अपग्रेड कर रहे हो, रेल 8 को रेल 9 पे कब अपग्रेड कर रहे हो। फ्रॉम रेड हैट पर्सपेक्टिव भी एक लाइफ साइकिल होता है। आप इंटरनेट पे जाके वो लाइफ साइकिल आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल करोगे रेल लाइफ साइकिल, सो रेल लाइफ साइकिल में आपको यहाँ टॉप में ये लिंक मिलेगा सर्च करने पे, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स लाइफ साइकिल वर्जन 8 एंड 9। आपको ये पूरा सपोर्ट का डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। देखो फुल सपोर्ट 5 ईयर्स तक रहता है मेजर वर्जन का। तो जब रेल 7 आया तो नेक्स्ट 5 ईयर्स, इनफैक्ट रेल 7 तो बहुत ज्यादा चला है, अभी भी यूज होता है। और जनरली वो 5 साल तक रेड हैट किसी भी मेजर वर्जन को सपोर्ट करता है। 5 साल के बाद वो उसको मेंटेनेंस में डाल देता है, मेंटेनेंस सपोर्ट होता है। और उसके बाद 10 साल से ऊपर आपको एक्सटेंडेड लाइफ साइकिल परचेज करना होता है, जो नॉर्मल प्राइस से ज्यादा होता है। तो रेड हैट आपको एनकरेज करता है कि आप रेल 7 को ही यूज करते रहने के बजाय उसको रेल 8 में अपग्रेड करो और रेल 9 में अपग्रेड करो। तो आपके एस्पेक्ट से अगर आपके पेरोल की एप्लीकेशन चल रही है आपके रेल 7 पे, तो आप जब रेल 8 पे अपग्रेड करोगे तो आपको ये सब टेस्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी पहले से, कि वो पेरोल की एप्लीकेशन रेल 8 पे भी चले। क्योंकि ऐसा तो जिम्मेवारी नहीं होगी आपकी कि आपने अपग्रेड कर दिया रेल 8 पे, अब वो पेरोल चले कि नहीं चले वो पेरोल वाले जाने। तो उस केस में तो किसी को भी सैलरी नहीं मिलना मुश्किल होगा, वो कैसे प्रोसेस करेंगे। ये चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा लाइफ साइकिल को। और लाइफ साइकिल में एक और चीज आती है इंपॉर्टेंट, जब आप ये अपग्रेड करोगे तो सीधा प्रोडक्शन पे अपग्रेड तो करते नहीं हो। आपके कुछ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के सर्वर्स होते हैं, तो जो पेरोल के एप्लीकेशन होते हैं उसके भी कुछ डेवलपमेंट के सर्वर्स होंगे, उसके क्यूए टेस्टिंग के सर्वर्स होंगे, और इसी तरह प्रोडक्शन सर्वर जिन पे एक्चुअल पेरोल रन कर रहा है। तो लाइफ साइकिल में आप किसी भी एप्लीकेशन को आप पहले डेवलपमेंट में इंस्टॉल करते हो, फिर टेस्टिंग क्यूए एनवायरनमेंट में, क्यूए इज क्वालिटी एश्योरेंस, जहाँ पे क्वालिटी चेक किया जाता है एप्लीकेशन का। और उसके बाद प्री प्रॉड, अगर बीच में प्री प्रॉड का स्टेज है, वो उसके बाद फाइनली प्रोडक्शन में इंस्टॉल करते हो। सो दैट इज लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। एंड बैक टू द स्लाइड्स। सो यहाँ पे मैंने राइट में दो चीजें लिखी हैं, और आप देख सकते हो कि ये ऑपरेटर्स जो लॉग इन कर रहे हैं, यूजर्स वो सैटेलाइट पे लॉग इन कर रहे हैं, और सैटेलाइट का एनालिटिक्स जो हमने मॉनिटर में देखा था वो आप देख सकते हैं। ये सभी नीचे लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3 अप टू लोकेशन n अलग अलग डेटा सेंटर्स हैं या क्लाउड हैं। यहाँ पे आप लेफ्ट में देख सकते हैं, ये मैनेज्ड होस्ट VMware में भी हो सकते हैं, रेड हैट वर्चुअलाइजेशन में भी, ओपन स्टैक के भी इंस्टेंसेस आप मैनेज कर सकते हैं, KVM के, इलास्टिक क्लाउड के, गूगल के इंस्टेंसेस। ये बेसिक आर्किटेक्चर सिंगल सैटेलाइट ये सभी से टॉप वाले पोर्टल से इंटीग्रेट कर सकता है, और आपके ये क्लाउड या ऑन प्रेमाइस डेटा सेंटर से के सर्वर्स में कनेक्ट कर सकता है। सैटेलाइट सर्वर जो है वो रेड हैट कस्टमर पोर्टल से कंटेंट पुल करता है, सिंक करता है, और कैप्सूल सर्वर जो है वो सैटेलाइट से ही कंटेंट पुल करता है और लोकली आपके डेटा सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो दैट्स सैटेलाइट और कैप्सूल। आई होप जिनको कैप्सूल मालूम नहीं था वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। लेट्स लुक एट सम कॉन्सेप्ट्स टू लर्न। हमने कल के वेबिनार में भी ये डिस्कस किए थे ये टॉपिक्स, लेकिन एक सिंगल लाइन डेफिनेशन हम सबके अंडरस्टैंड करते चलते हैं। पैचिंग, पैचिंग क्या होता है? जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया, रेल 7 को रेल 8 में अपग्रेड करना वो मेजर अपग्रेड होगा। अगर आप रेल 7.5 को 7.6 में अपग्रेड कर रहे हो तो वो माइनर अपग्रेड है। तो वो मेजर अपग्रेड के लिए आपको ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी। माइनर अपग्रेड के लिए थोड़ी कम टेस्टिंग, लेकिन टेस्टिंग उसमें भी जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है सैटेलाइट में, मैंने एक कल वेबिनार में भी बताया था। यहाँ पे ये टॉप में जो ड्रॉप डाउन है, दो ड्रॉप डाउन हैं। एक ड्रॉप डाउन में आपको ऑर्गेनाइजेशंस मिलते हैं, और दूसरे ड्रॉप डाउन में लोकेशंस। ये लोकेशंस ज्योग्राफिक लोकेशंस भी हो सकते हैं, जगह पे हो सकते हैं जहाँ पे आपका सैटेलाइट इंस्टॉल्ड है। अगर एक दिल्ली में इंस्टॉल्ड है तो दिल्ली का लोकेशन, कैप्सूल मुंबई में इंस्टॉल्ड है तो मुंबई का लोकेशन। या फिर लॉजिकल लोकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट, अगर बहुत बड़ी कंपनी है
तो उसमें HR डिपार्टमेंट अलग है, पेरोल डिपार्टमेंट अलग है, IT डिपार्टमेंट अलग है। तो वो उनके अपने सर्वर्स अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो वो भी नाम हो सकते हैं। यहाँ पे HR लोकेशन भी हो सकता है, IT लोकेशन भी हो सकता है। तो जनरली इसको ज्योग्राफिक लोकेशन पे रखा जाता है, जो जहाँ पे डेटा सेंटर में कैप्सूल या सैटेलाइट इंस्टॉल्ड है। दैट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकेशन। एनवायरमेंट्स, जैसे हमने अभी डेवलपमेंट, QA, प्रोडक्शन की बात करी। सैटेलाइट में एनवायरमेंट कैसे क्रिएट करना है वो हम इंस्टॉलेशन करेंगे, हम डिटेल में देखेंगे। मैनिफेस्ट क्या होता है? मैनिफेस्ट बेसिकली सैटेलाइट का लाइसेंस होता है। जो अभी हमने सब्सक्रिप्शंस देखे थे सैटेलाइट में या कंटेंट में सब्सक्रिप्शन, ये सभी सब्सक्रिप्शन जो है बेसिकली मैनिफेस्ट से आ रहे हैं। और हम सैटेलाइट के इंस्टॉलेशन में हम मैनिफेस्ट फाइल, लाइसेंस फाइल को देखेंगे, कैसे सैटेलाइट में मैनिफेस्ट फाइल अपलोड करना है। प्रोडक्ट्स की हमने बात करी, आपको एक सब मेनू कंटेंट में ये प्रोडक्ट्स का मिला था। हमने देखा था कि सैटेलाइट में कौन कौन से प्रोडक्ट, अगर ओपन शिफ्ट है तो ओपन शिफ्ट का प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट होगा। जो ये मेजर प्रोडक्ट है ये रेड हैट सैटेलाइट लिनक्स, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स और रेड हैट सैटेलाइट कैप्सूल्स यहाँ अवेलेबल है प्रोडक्ट्स। कंटेंट व्यूज, कंटेंट व्यूज थोड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है सैटेलाइट का। इस कंटेंट व्यूज के थ्रू पैचिंग होती है, तो हम ये जब पैचिंग पे जाएंगे तो कंटेंट व्यूज को समझेंगे अच्छे से। सिंक प्लान्स जो है वो भी कंटेंट व्यूज से रिलेटेड है। सैटेलाइट का कंटेंट कैसे सिंक करना है पोर्टल से, उस बारे में हम जब पढ़ेंगे तो सिंक प्लान्स देखेंगे। हमने अभी थोड़ी देर पहले होस्ट कलेक्शंस और होस्ट ग्रुप्स के बारे में बात करी थी। मैंने एक छोटा सा पॉइंट समझाया था कि होस्ट कलेक्शन जो है वो रैंडम कलेक्शन हो सकता है सर्वर्स का, और होस्ट ग्रुप जो है वो स्पेसिफिक रिलेटेड सर्वर्स का ही होता है। अगर रेल 9 का होस्ट ग्रुप है तो रेल 9 के सर्वर्स का ही होस्ट ग्रुप होगा, उसमें रेल 8 का सर्वर नहीं आएगा होस्ट ग्रुप में। तो इस तरह एक्टिवेशन की क्या होता है, ये भी सर्वर्स को रजिस्टर करने से रिलेटेड होता है एक्टिवेशन की, ये हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर राइट में आप देख सकते हो ये सभी जो सर्कल्स बने हैं इनमें ये सारे फीचर्स मेंशन्ड हैं। लोकेशन, एनवायरनमेंट, कंटेंट व्यू, एक्टिवेशन की, प्रोविजनिंग, होस्ट ग्रुप्स एंड कलेक्शंस, जो ये सभी फीचर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। और फाइनली रिमोट एग्जीक्यूशन पढ़ेंगे, ये भी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन इसमें रहता है, तो हम रिमोट एग्जीक्यूशन भी डिटेल में देखेंगे। सो नेक्स्ट वी लुक एट पैचिंग एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। हम पैचिंग एक इंपॉर्टेंट फीचर है, तो हम पैचिंग के बारे में डिटेल में कवर करेंगे। जो भी रजिस्टर्ड होस्ट हो सैटेलाइट से, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एक तो ऑल कंटेंट, ऑल होस्ट में होस्ट आते हैं और एक कंटेंट होस्ट आते हैं। जो जिन होस्ट को हम पैच करते हैं सैटेलाइट से वो कंटेंट होस्ट होते हैं। तो हम पहले तो होस्ट को रजिस्टर करेंगे सैटेलाइट पे, और उसके बाद जो भी हम अगर रेल 9.1 है तो 9.2 पे पैच करना है, या जो भी नेक्स्ट 9.3, 9.4, 9.5 अप्लाई करना है। और हम देखेंगे वेज टू अप्लाई पैचिंग। दो तरीके होते हैं, एक तो पुल करके आप यम यम अपडेट रन करोगे तो वो सिस्टम सैटेलाइट से पुल करेगा पैकेजेस। अगर सैटेलाइट के GUI में जाके आप पुश करोगे पैचेस तो वो सैटेलाइट जो है पुश करेगा पैचेस सिस्टम को। तो हम दोनों तरीके देखेंगे। और एराटा देखेंगे, बेसिकली एराटा अप्लाई करना, कौन सा एराटा एप्लीकेबल है। एराटा इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ RPMs। जो भी नए अपडेट के RPMs आए हैं उनके कलेक्शन को एक एराटा कहते हैं, और इसी तरह एक दूसरे कलेक्शन को दूसरा एराटा, ऐसा बहुत सारा एराटा जो है सैटेलाइट में अवेलेबल होता है। लेट्स सी एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। एप्लीकेशन लाइफ साइकिल हम देखेंगे तो उसमें एक एनवायरमेंट्स की बात करेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी है। डेवलपमेंट, क्वालिटी एनहांसमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस और प्रोडक्शन, ये सभी लाइफ साइकिल्स कैसे क्रिएट करने हैं ये हम डिटेल में बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे जब सैटेलाइट इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद लाइफ साइकिल एनवायरमेंट देखेंगे। एंड सब्सक्रिप्शन एंड कंटेंट मैनेजमेंट। सब्सक्रिप्शन कंटेंट मैनेजमेंट में हम कौन से प्रोडक्ट्स की सब्सक्रिप्शन देखेंगे। ऑफ कोर्स रेल 9 तो इंस्टॉल करेंगे ही करेंगे, और अगर हम रेल 8 चाहें तो कर सकते हैं। रेल 7 अब डिस्करेज किया जा रहा है क्योंकि रेल 7 अब एक्सटेंडेड सपोर्ट में है। अगर आप लोग रेल 7, रेल 6 या उससे पुराने रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स चला रहे हो तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप रेल 8 और रेल 8 के आगे रेल 9 पे अपडेट कर लो।
इनके यहाँ पे बीच में आर्किटेक्चर्स मेंशन्ड है। आई होप आप में से जिन्होंने कुछ कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स दिए होंगे उनको ये मालूम होगा कि x86 64 क्या होता है। ये 64 बिट आर्किटेक्चर होता है। इससे पहले 32 बिट आर्किटेक्चर आता था, वो अब पुराना हो गया। अब 32 बिट एप्लीकेशन के बजाय हम जो हमारा रेड हैट रेल 9 जो है वो 64 बिट ही है। सो ये 64 बिट पे ही रन होते हैं। इसके अलावा ये पॉपुलर आर्किटेक्चर है जो इंटेल जो प्रोसेसर बनाती है कंपनी, और एएमडी भी एक प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके आर्किटेक्चर जो हैं वो x86 64 यूज करते हैं। इसके अलावा ARM आर्किटेक्चर होता है। ARM एक कंपनी है जो प्रोसेसर्स बनाती है, मोबाइल के काफी सारे प्रोसेसर्स जो है वो ARM बनाती है। सो एक क्वेश्चन आया कि सैटेलाइट VMs क्लोन कर सकता है। VM क्लोन जो है एक्चुअली वो जो हाइपरवाइजर होता है उसका फीचर होता है, ये सैटेलाइट का फीचर नहीं है VM क्लोनिंग। बट हम क्योंकि हम VMs हम डील कर रहे हैं, मैंने सैटेलाइट खुद वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम थोड़ा बहुत वर्चुअल मशीन से भी डील करेंगे। लेट्स सी, हमने ये आर्किटेक्चर्स डील किए। ये x86 64 के अलावा जो आर्किटेक्चर्स हैं वो इतने पॉपुलर नहीं है, वो कम कंपनीज यूज करती हैं। मैक्सिमम कंपनीज जो ये इंटेल और AMD आर्किटेक्चर 64 बिट x86 यूज करते हैं। सो ये अप्लाई होते हैं रेल 8, रेल 9, रेल 7, रेल 6 सभी पे। रेल 6 तक नॉर्मली कंपनीज i386 जो कि 32 बिट आर्किटेक्चर है वो भी यूज करते थे, लेकिन उसके बाद रेल 7 से ज्यादातर 64 बिट ही यूज होना शुरू हो गया। सो दैट्स अबाउट आर्किटेक्चर। और हम जो प्रोसीजर देखेंगे सैटेलाइट में, मैनिफेस्ट अपलोड करना जो सैटेलाइट का लाइसेंस है, एंड सिंकिंग द रेपोज, जो RPM रेपोज हैं रेल 8 के रेल 9 के, वो हम सिंक करेंगे। उसके बाद कंटेंट व्यूज क्रिएट करेंगे और उन कंटेंट व्यूज को सिंक करेंगे सिंक प्लान्स के थ्रू। एंड देन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए पहले पपेट यूज होता था। पपेट की क्लासेस जो है वो सैटेलाइट में हम क्रिएट करते थे। अभी जो है आंसिबल मेजरली यूज हो रहा है सैटेलाइट में। हम आंसिबल के रोल्स पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। हम आंसिबल का रोल्स सैटेलाइट में कैसे डाउनलोड करना है, कॉन्फ़िगर करना है, वो कॉन्फ़िगर करेंगे। उसको किसी होस्ट ग्रुप में कैसे अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद उसका स्टेटस कैसे चेक करना है, वो भी हम आंसिबल रोल फेल हुआ कि पास हुआ वो हम चेक करेंगे। हम GPG की मैनेजमेंट भी करेंगे। यस, एक क्वेश्चन है GPG की मैनेजमेंट। आंसिबल का यूज होगा ऑटोमेशन के लिए। आंसिबल एक ऑटोमेशन टूल है, तो हम आंसिबल के रोल्स इसमें देखेंगे। हाउ टू इंटीग्रेट VMware ESXi, ये इस कोर्स का पार्ट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास VMware ESXi यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप इंटीग्रेट करना चाहो तो जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप AWS को इंटीग्रेट कर सकते हो, सेम उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में कंप्यूट रिसोर्सेज में क्रिएट अ कंप्यूट रिसोर्स, और प्रोवाइडर में जाके आप ये VMware का प्रोवाइडर ले सकते हो। यहाँ VMware में ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। VMware सर्वर का URL क्या है, VMware कनेक्ट करने का एडमिन यूजर नेम और उसका पासवर्ड क्या है, डेटा सेंटर किस पे आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप VMware से इंटीग्रेट कर सकते हो। सो मैनेज्ड वर्जन, मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। आंसिबल का कौन सा मैनेज्ड वर्जन रहेगा, विल कम बैक टू दैट। ओके, परफेक्ट। सो नेक्स्ट इज प्रोविजनिंग द होस्ट। ये टुवर्ड्स द एंड हमारे मेरे प्रेजेंटेशन की स्लाइड डेक की लास्ट स्लाइड है। हम प्रोविजनिंग लास्ट में देखेंगे। और प्रोविजनिंग कहाँ पे हो सकता है? बेयर मेटल में, फिजिकल सर्वर्स में, वर्चुअल होस्ट में हम प्रोविजन कर सकते हैं, VMware, लिबवर्ट, रेड हैट एंटरप्राइज वर्चुअलाइजेशन। अब रेड हैट जो है वो रेड हैट एंटरप्राइज वर्चुअलाइजेशन को खत्म कर चुके हैं, अब वो इतना यूज नहीं होता। एंड ओपन स्टैक में आप इंस्टेंसेस बना सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू। और पब्लिक क्लाउड, अमेजन, रैक स्पेस, गूगल, डिजिटल ओशन, ये सभी क्लाउड्स में, पब्लिक क्लाउड्स में आप इमेजेस बना सकते हैं। प्रोविजनिंग में आप बिल्ड बेस्ड या इमेज बेस्ड डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। अब बिल्ड बेस्ड का क्या होता है? बिल्ड बेस्ड इंस्टॉलेशन वो होता है जिसमें पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है।
सो आप जो नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे आप करते हो, या किक स्टार्ट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम किक स्टार्ट की बात कर रहे थे, ऑटोमेटेड इंस्टॉल किक स्टार्ट। लेकिन इंस्टॉल करने में जितनी भी देर लगती है, उसमें अगर आपको ½ एन आवर to 45 मिनट्स लगते हैं, तो वो पूरा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, या तो नेक्स्ट नेक्स्ट करना पड़ेगा या किक स्टार्ट का वेट करना पड़ेगा कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाए, आधे घंटे में या 40 मिनट में, जितनी भी देर लगती है। इमेज बेस्ड में आपके पास इमेज होती है, जैसे जैसे पॉपुलर इमेज का एग्जांपल है अमेजोन का AMI, अमेजोन मशीन इमेज, AWS मशीन इमेज। वो इमेज को आप पिक करके उसको स्टार्ट कर सकते हो, और उसमें फिर IP एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उस तरह से आप विद इन 5 मिनट्स अपना सर्वर अप कर सकते हो। तो इमेज बेस्ड जो है हमेशा बिल्ड बेस्ड से फास्ट इंस्टॉलेशन होता है। विच वन इज फास्टर? इमेज बेस्ड इंस्टॉलेशन डिप्लॉयमेंट इज फास्टर। और फिर जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अगर सैटेलाइट इंस्टॉल करने से पहले आप बहुत सारे होस्ट इंस्टॉल कर चुके हो, 100 200 400 होस्ट इंस्टॉल कर चुके हो, तो उनको डिस्कवर करके उनको सैटेलाइट से रजिस्टर कराने के लिए आप डिस्कवर भी कर सकते हो। सो बिल्ड बेस्ड इज लाइक अप्लायंस नहीं, बिल्ड बेस्ड अप्लायंस जैसा नहीं होता। एक एक क्वेश्चन ये है कि अप्लायंस क्या होता है? अप्लायंस जो है, जो कंपनीज अपना पैकेज्ड सॉफ्टवेयर देते हैं, वो अप्लायंस, जैसे सिक्योरिटी अप्लायंस होता है कि किसने सिक्योर, जैसे बिग IP एक सिक्योरिटी कंपनी है, और चेक पॉइंट एक सिक्योरिटी कंपनी है। उनका अगर आप अप्लायंस लेते हैं तो आपको उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड बिल्ट सर्वर मिलता है, वो आपको उसका बिल्ड रन नहीं करना है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिल्ड बेस्ड एंड अप्लायंस। अप्लायंस आपको रेडीमेड इंस्टॉल मिलता है, और बिल्ड करने में आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है। डॉकर बिल्ड तो कंटेनर्स आप बिल्ड करते हैं, मतलब एक सिमिलर एग्जांपल ले सकते हैं डॉकर बिल्ड को, लेकिन उस केस में आप कंटेनर्स बिल्ड करते हैं। या यहाँ जो OS है वो वर्चुअल मशीन पे या फिजिकल सर्वर बेयर मेटल पे इंस्टॉल होगा। कंटेनर्स के अंदर तो आप ऑलरेडी अगर VM रन कर रहे हैं तो उसके अंदर में आप कंटेनर इंस्टॉल करेंगे, लेकिन जो नॉर्मल बिल्ड है वो आप OS का इंस्टॉलेशन, OS इंस्टॉलेशन इज बिल्ड। सो और हम एक दो क्वेश्चन लेके फिर स्टॉप करेंगे। एक क्वेश्चन है, इफ पोर्ट 22 इज नॉट अलाउड इन एनवायरमेंट बिटवीन VMs, देन कैन वी यूज पुश मेथड टू पैच द सर्वर? यस। सो अगर आप आंसिबल रोल नहीं यूज कर रहे हैं, और आंसिबल पोर्ट 22 पे बाय डिफॉल्ट कनेक्ट करता है, तो या तो आप आंसिबल के लिए कोई पोर्ट 22 के अलावा जो अलाउड पोर्ट है वो उस पे कॉन्फ़िगर करें, या फिर आप जो है आंसिबल रोल ना यूज करके हम विदाउट पोर्ट 22 भी पुश कर सकते हैं। उसके लिए कैटलो एजेंट होता है, तो आप कैटलो यूज करके अपने अपडेट्स पुश कर सकते हैं। And could you explain the patch update steps in the प्रोडक्शन एनवायरनमेंट नाउ? यस, ये पैचिंग एक बड़ा टॉपिक है जो मतलब आज की क्लास में तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन हम आगे चल के डिटेल में पैचिंग को हम कवर करेंगे। सो विद दिस आई विल स्टॉप द सेशन हियर। आई मीन यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है। ये प्रेजेंटेशन हमारा आज का कंप्लीट हो गया। कल हम सैटेलाइट का इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो आपका आज का काम, एक होमवर्क ये है कि आप रेड हैट की नॉलेज बेस, रेड हैट की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके या सिंपली गूगल में लिख के कि हाउ टू इंस्टॉल रेड हैट सैटेलाइट, ऐसा, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन आए वो आप पढ़ के आए, और हम कल सैटेलाइट को इंस्टॉल करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि आप में से कोई एक वॉलंटियर अपना स्क्रीन शेयर करके मेरे लैब में कनेक्ट करके वो सैटेलाइट को इंस्टॉल करेंगे। और विद दैट विल स्टॉप। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ सर, ये डिस्कवर वाला तो क्या करता है एक्चुअली? सैटेलाइट सर्वर से डिस्कवर करते हैं या क्लाइंट पे कुछ पैकेज डाल के डिस्कवर होता है? नहीं, सो डिस्कवर करने के लिए आप सैटेलाइट के थ्रू ही डिस्कवर करते हैं, लेकिन वो आप तब डिस्कवर करेंगे अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे लिनक्स के सर्वर्स इंस्टॉल्ड हैं। अगर सर तो क्लाइंट ऑथेंटिकेट कैसे करता है, क्योंकि उसका कुछ मैकेनिज्म होता है क्या? वो डिस्कवरी प्रोटोकॉल होता है, डिस्कवर क्योंकि सेम रेड हैट सर्वर जो है वो रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम सेम सैटेलाइट रेड हैट का ही प्रोडक्ट है। तो ओके। सैटेलाइट हैज डिस्कवरी प्रोटोकॉल विच कैन आइडेंटिफाई, लेकिन उसके लिए डिस्कवरी जो है ना प्रोब रन करती है। इसलिए मैंने पहले भी बताया था, उसके लिए आपको अपनी सिक्योरिटी टीम से
परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जनरली जो है सिक्योरिटी टीम नेटवर्क पे प्रोब अलाउ नहीं करती है, हाँ, वही वही बोल रहा था सो मैं ये एक्चुअली, आपको क्योंकि वो जनरली परमिशन हम लोग पहले से लेनी नॉर्मल पड़ेगी। कंडीशन में कैटलॉग पैकेज क्लाइंट पे डालते हैं, फिर वो ऑथेंटिकेट होता है। या तो एग्जैक्टली, सो वो इवन सैटेलाइट से रजिस्टर करने के लिए भी आपको कैटलॉग पैकेज डालना पड़ेगा, जिसको कि अभी रेड हैट डेप्रिकेट भी कर रहा है। सैटेलाइट से रजिस्टर करने के मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं, एक से ज्यादा तरीके हैं, जिनमें जो कि ओके, हम देखेंगे कुछ एक दो तरीके। सो ठीक बेसिक इन्फो अबाउट एग्जाम। सो एग्जाम कोड आपका EX403 है। ये रेड हैट का कोर्स जो है वो RH रेड हैट 403 होता है। एग्जाम का नाम जो होता है वो डिप्लॉयमेंट्स एग्जाम है बेसिकली। वो उसका नाम सैटेलाइट नहीं है, बट ऑब्वियसली एग्जाम जो है वो कवर सैटेलाइट को करता है। और इस कोर्स के बाद जो हम कोर्स कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकली एग्जाम फोकस नहीं है, लेकिन इसको कंप्लीट करने के बाद आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे। सो सर एक क्वेश्चन, होम लैब में सेटअप करने के लिए हम पैरेलली कर सकते हैं या उससे फिर आप हेल्प करोगे फिर से, लाइक कुछ डॉक्यूमेंट्स गाइड कुछ दे सकते हो? होम लैब में सेटअप करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने से पहले बता दूं, कि आपको सैटेलाइट का लाइसेंस चाहिए होगा। आपके पास लैब अवेलेबल है, आपके पास 64 GB रैम है, वो सब 64 GB में तो आप 2 सैटेलाइट इंस्टॉल कर सकते हैं, या एक सैटेलाइट एक कैप्सूल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन वो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक सैटेलाइट का लाइसेंस चाहिए होगा। वो लाइसेंस बेसिकली मैनिफेस्ट फाइल होती है, वो एक जिप फाइल होती है, जो कि हम कल देखेंगे। वो जिप फाइल अगर आपके पास लैब अपने पास अवेलेबल है, तो आप राम सर से रिक्वेस्ट करते हैं, शाम कर सकते हैं, श्याम सर या राम सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको टेस्टिंग के लिए आपकी लैब के लिए मैनिफेस्ट फाइल लाइसेंस फाइल प्रोवाइड कर दें। मतलब वो ओके। बाउंड नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा लाइक आउट ऑफ कर्टेसी है ये, तो आप पूछ सकते हैं अगर उनके पास अवेलेबल है तो। ओके। ओके, और ये क्वेश्चन है कि कैटलो रिसोर्स इंटेंसिव है। थोड़ा सा रिसोर्स इंटेंसिव है। ये एक रीजन है कि रेड हैट कैटलो को इवेंचुअली फेज आउट कर रहा है, लेकिन अभी भी कैटलो फुली सपोर्टेड है। हम भी कैटलो का इंस्टॉलेशन देखेंगे, इनफैक्ट कल के सेशन में हम कैटलो इंस्टॉलेशन देखेंगे। एंड फोरमन कैटलो हम यूज कर सकते हैं विदाउट लाइसेंस। यस, आप फोरमैन और कैटलो ये सभी प्रोजेक्ट्स आप विदाउट पे किए हुए यूज कर सकते हैं। आप अगर आपने आपको लाइसेंस नहीं मिलता है, मैनिफेस्ट फाइल नहीं मिलती है कहीं, तो आप फोरमैन को वही सेम इक्विवेलेंट है, जैसे आप रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के बजाय फेडोरा इंस्टॉल कर लो। तो फेडोरा जो है वो आपके रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स से एडवांस्ड होगा, ब्लीडिंग एज होगा, मतलब उसमें बग्स हो सकते हैं, लेकिन काम तो करेगा, इंस्टॉलेशन तो होगा। तो इसी तरह अगर आप सैटेलाइट के फीचर्स देखना चाहते हो और मैनिफेस्ट फाइल लाइसेंस फाइल नहीं है, तो आप फोरमैन को भी इंस्टॉल कर सकते हो ऑफ कोर्स। सो फोरमैन इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करोगे। या सर जैसे कि अगर हम ऑन प्रेम पे ना करके किसी क्लाउड प्रोवाइडर पे अपना रेड हैट सैटेलाइट का ये बनाना चाहें टेस्टिंग लैब, तो उसमें तो लाइसेंस वो खुद ही प्रोक्योर कर लेता है ना, उसके लिए तो देना नहीं पड़ता आई थिंक। लेकिन पे तो करना पड़ेगा ना वो हाँ लाइसेंस हाँ, के लिए। मतलब वो आवरली बेसिस पे जो भी चार्जेस होंगे वो पे करने यस, पड़ेंगे, अदरवाइज यस, वो तो हमारा सेटअप तो हो जाएगा ना वहाँ पे। यस, सेटअप हो जाएगा। जो एक्चुअली जो जो भी रेड हैट सॉफ्टवेयर आप क्लाउड में यूज करते हैं, चाहे AWS पे चाहे गूगल पे, उसकी लाइसेंस रॉयल्टी वो क्लाउड प्रोवाइडर रेड हैट को पे करता है। तो उसमें ऑब्वियसली, क्योंकि ये रेड हैट का प्रोडक्ट है सैटेलाइट, तो अगर आप सैटेलाइट को वहां इंस्टॉल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल AWS में, AWS का अपना रेड हैट सैटेलाइट नेटवर्क है, उसका नाम होता है RHUI। शॉर्ट फॉर्म उसका है RHUI। और RHUI का फुल फॉर्म है, AWS इस टर्म को यूज करता है RHUI को, उसका फुल फॉर्म होता है रेड हैट अपडेट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो AWS बेसिकली प्रोवाइड करता है एक RHUI फीचर, रेड हैट अपडेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अगर आप अपने रेड हैट के इंस्टॉन्सेस इंस्टॉल करते हैं, तो आप उनको AWS के RHUI से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बजाय के अपना सैटेलाइट डालने की। ऑब्वियसली तब आप RHUI सर्विस के लिए AWS जो है पे करेंगे। जो मतलब आप दोनों। अपना सैटेलाइट इंस्टॉल करते हैं, तो आपको उसके अपग्रेड्स वगैरह मैनेज करने पड़ेंगे।
लेकिन अगर आप रेड हैट AWS के RHUI को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको उसको मैनेज नहीं करना पड़ेगा, उसका अपग्रेड्स वगैरह AWS मैनेज करता है। तो मतलब दोनों सेम चीजें हैं, RHUI और रेड हैट सैटेलाइट जो है वो सेम ही होता है दोनों? यस, RHUI सैटेलाइट पे ही बेस्ड है, वो लेटेस्ट सैटेलाइट 6 ही इंस्टॉल करते हैं बैकग्राउंड में। ओके। Okay, I hope we have covered all the questions. I will stop the recording now. So